एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का 2023 का पेपर सॉल्यूशन। इसके पहले हम 2024 का फुल ऑफ पेपर सॉल्यूशन अच्छे तरीके से करा दिए थे। ठीक है, ये इंग्लिश वर्जन है। यदि आप 2024 का देख कर आइएगा तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें हमने बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ एकदम इजी तरीके। ये क्या हो गया? ठीक है, ये क्या हो गया? ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं आपको बता देना चाहते हैं। देखिए, इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का पेपर सॉल्यूशन 2023, यानी 2023 में पेपर कब हुआ था देखा जाए तो तुम्हारे पास 15/7/2023 कब हुआ था? जुलाई में एग्ज़ाम हुआ था। बट इस टाइम देखा जाए तो आपका पहला ही पेपर इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट है। देखिए, आप सेकेंड ईयर में हैं तो हम 2024 के सभी पेपर सॉल्यूशन करा दिए हैं। ठीक है, सभी पेपर सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या होगा, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, इन सबको हम अच्छे तरीके से करा दिया है, अटेम्प्ट करा दिया है। ठीक है, अब ये 2023 में जो तुम्हारे पास पेपर था, बहुत सारे भाई कह रहे थे कि सर हमारा पेपर का पहला पेपर यही तुम्हारे पास ईडीएम ही है। ठीक है, पहला पेपर यानी कब? 9 जून 2025 को पेपर है, इसीलिए हमने ईडीएम को लाया हुआ है। ठीक है, ईडीएम को लाया और 2024 का जितना पेपर सॉल्यूशन है उसको करा दिया। 2023 का हमारे पास क्या होगा पेपर, हम सॉल्यूशन ये करने वाले हैं ईडीएम का। ठीक है, तो इसमें आप वीडियो नहीं देखे हैं तो इसे प्लीज़ जाकर देखिएगा, कल शाम में उसका लेक्चर लिया गया था। ये तो इंग्लिश वर्जन है, इसके बाद हिंदी वर्जन तुरंत ही आने वाला है। ठीक है, तो आपके सामने लिख रखा है इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक, देखिए क्वेश्चन ये थोड़ा सा अलग टाइप में होता है, हर एक क्वेश्चन से अलग होता है। जैसे हर एक क्वेश्चन देखा जाए तो कितने नंबर का होता है? 80 नंबर का। बट मार्क की बात की जाए टोटल 50 नंबर को केवल 2.5 घंटे के अंदर करना रहता। अब इसका किस टाइप में क्वेश्चन पूछेगा, जैसे एक दे देगा पहला क्वेश्चन, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी, इसमें से कोई दो आपको करना रहेगा। मान लेते दूसरा दिया रहे तो ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी, इसमें से कोई दूसरा दो करना रहेगा। और मान लेते तीसरा रहेगा तो ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, इसमें से कोई करना रहेगा। ठीक, चौथा क्वेश्चन ए बी सी, इसमें से कोई दो करना रहेगा। पांचवा क्वेश्चन ए, ठीक है ऊपर करते हैं, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी, इसमें से कोई करना रहता है। तो बताइए, इसमें से कोई दो करेंगे, कोई भी दो करेंगे। मान लेते ए बी करते हैं तो आपको कितना मिलता है? 10 नंबर। 5 और 5 प्लस 10 नंबर यहाँ मिलता। और इसमें से मान लेते ये दो आपको आ रहा है, ठीक है, तो ये आप करेंगे 10 नंबर। इसमें हम सब कराएंगे, इसकी चिंता न करिए। ये आपका 10 नंबर इस पर देगा। मान लेते ये करते हैं तो आपको 10 नंबर ये मिलता है, ये 10 नंबर मिलता है। तो 10 10 20 30 40 50, यानी टोटल आपका कितना नंबर मिलेगा? 50 नंबर मिलेगा। और याद रखना 50 मार्क ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सब लोग हल्के में इसे लेते हैं और इसी में लोगों का ही बैक लग जाता है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास हो गया जो सामने हमारे पास दिया गया है। ठीक, और इसमें एक नंबर की बात की जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं, 1 मार्क का कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है। 1 नंबर का कोई क्वेश्चन इसमें नहीं होता। इसमें जो भी रहेगा थ्योरी बेस आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। ठीक, तो ये समझे कि नहीं। अब यहीं पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पूरा डिटेल में हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपके सामने ये रहा पेपर। भाई स्टार्टिंग में बोल दिया थोड़ा सा सबसे अलग होता है। ठीक, चाहे हिंदी में लिखिए चाहे इंग्लिश में, कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या दे रखा? आंसर एनी 2 पार्ट ऑफ क्वेश्चन, मतलब इसमें से किसी 2 पार्ट का आपको आंसर लिखना रहेगा। किसी भी 2 पार्ट का आंसर आपको लिखना रहेगा, जो आपको अच्छे तरीके से आता है उसको करिएगा। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें? एक्सप्लेन इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, मतलब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इकोसिस्टम को पूरा डिटेल में करना पड़ेगा। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पहला ही चैप्टर है और बहुत सारे मेरे भाइयों के पास तो बुक ही नहीं होगी। टेंशन ना लीजिए, केवल आप 2 साल का पेपर सोल्यूशन तैयार कर लीजिए। कितना? 2024 का। ठीक है, 2024 का पेपर सोल्यूशन और 2023 का पेपर सोल्यूशन, ये 2 साल यानी 2 वर्ष का पेपर अच्छे से तैयार कर लीजिए, अपना क्लियर हो जाएगा। और यदि 2000 इसका पीडीएफ चाहिए तो इसकी 2023 का जो पेपर सोल्यूशन, इसकी प्राइस केवल और केवल कितना रुपये रखी गई है? 30 रुपये रखी गई। डिस्क्रिप्शन में नंबर रहेगा इसका लेके पीडीएफ, इसका भी पीडीएफ अलग से रहेगा, इसका पीडीएफ अलग से रहेगा। दोनों का पीडीएफ आप लेके आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक, केवल 2 साल का पेपर अच्छे से आप एनालिसिस कर लेते हैं, इसी से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला
है। तो यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है एक्सप्लेन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को एक्सप्लेन करना, फिर इसका बायोडाइवर्सिटी क्या होती है इसके बारे में बताना पड़ेगा। तो आपके सामने ये रहा इकोसिस्टम, ठीक है। इको मतलब क्या होता है, इकोलॉजी, सिस्टम मतलब एक तंत्र होता, क्या होता बाबू, एक तंत्र होता, ठीक। अब इकोलॉजी में चाहे वो बायोटिक हो चाहे एबायोटिक हो, दोनों एक दूसरे से मिल के रहते हैं, उसी को क्या बोला जाता बाबू, इकोसिस्टम बोला जाता। फॉर एग्जांपल हम क्या कर देते हैं, आपको एक एग्जांपल लेते, मान लेते ये तुम्हारे पास क्या हो गया, एक ऐसा एरिया है, ठीक है, ऐसा एरिया है, ठीक। इसमें तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, पेड़ पौधे भी होंगे, ठीक है, पेड़ पौधे भी होंगे, जीव जंतु भी होंगे, ठीक है, जल होगा, हवा होगा, ठीक है, हवा होगा, ये सब। अब बताओ पेड़ पौधे को किसकी ज़रूरत है, जीव की ज़रूरत है, जीव को किसकी ज़रूरत है, पेड़ पौधे। तो ये एक दूसरे से मिलकर जीव यानी रह रहे हैं। तो ये जो प्यारा सा ये यंत्र बन रहा है, यानी यंत्र मतलब सिस्टम बन रहा है, इसी को क्या बोला जाएगा, इकोसिस्टम बोला जाएगा। अब बताओ जीवों को क्या चाहिए, जल चाहिए, हवा चाहिए, ठीक है, पानी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो ये देखा जाए तो तुम्हारे पास नॉन लिविंग है और ये जो तुम्हारे पास है ये लिविंग है। तो लिविंग तथा नॉन लिविंग एक दूसरे से इंटरेक्ट होकर सिस्टम क्रिएट करते हैं, उसी को हम इकोसिस्टम बोलते हैं। तो क्या लिख रखा है, इन इकोसिस्टम लिविंग मतलब बायोटिक ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट एमॉन्ग देम सेल्फ, दे इंटरेक्ट विथ नॉन लिविंग। अभी बोले ना, एक लिविंग होना चाहिए, दूसरा नॉन लिविंग, जैसे हवा, पानी, पत्थर, धरती, ये सब, आसमान, पेड़, ठीक, पेड़ नहीं छोड़ दिया जाए। तो ये सब तुम्हारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, सॉरी नॉन लिविंग होते हैं। अब लिविंग कोई पूछेगा, जैसे तुम्हारे पास पेड़ पौधे, जीव जंतु, हमारे अगल बगल जो दिख रहे हैं, सब कुछ तुम्हारे पास लिविंग के अंतर्गत आते हैं। तो एक दूसरे से किसी सिस्टम में मिल गए यानी इंटरेक्ट होकर रह रहे हैं आराम से, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाएगा, उस सिस्टम को इकोसिस्टम बोला जाएगा, ठीक। नेक्स्ट में क्या लिखा, इकोसिस्टम इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। मतलब अब कोई पूछेगा इकोसिस्टम क्या होती है, इकोलॉजी की सबसे फंक्शनल यूनिट को क्या बोला जाता है, इकोसिस्टम बोला जाता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा है, इसके फादर कौन है, इसके तुम्हारे पास क्या होगा, फादर यूगेन पी ओडम जी हैं। कौन, प्रोफेसर यूगेन पी ओडम जी हैं, फादर ऑफ इकोसिस्टम इसे बोला जाता है, ठीक। द टर्म इकोसिस्टम वाज द फर्स्ट प्रपोज बाय द एजी टेंसले 1935 में। मतलब जो टर्म देने वाले, इकोसिस्टम का शब्द देने वाले वैज्ञानिक क्या नाम था, ठीक है, इकोसिस्टम वाज यानी फर्स्ट प्रपोज बाय एजी टेंसले इन 1935 में, यानी 1935 में दिए थे। तो ये सामने दिया गया है आपके बारे में, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ से। अब हम आते हैं कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में बोले दो चीज़ होता है, एक लिविंग होता है, एक नॉन लिविंग होता है। तो ये लिविंग को हम क्या बोलते हैं, बायोटिक कंपोनेंट, और नॉन लिविंग को क्या बोला जाता है, ए बायोटिक कंपोनेंट। कुछ भी लिखिए, चाहे आप बायोटिक लिखिएगा, चाहे आप ए बायोटिक लिखिएगा, कुछ भी आप लिख सकते हैं, उसकी टेंशन नहीं है, ठीक। प्रणाम भाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, बायोटिक के अंतर्गत तुम्हारे पास कौन आता था, कौन आते हैं तुम्हारे पास, ठीक है, प्रणाम, चरण स्पर्श बात ही कही भाई, ठीक है। देखिए बायोटिक के अंतर्गत ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ दोनों आ सकते हैं। अब ऑटोट्रॉफ क्या होता है, ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन, एक्चुअली में जीव जंतु नहीं होते, पेड़ पौधे होते हैं, ऐसे पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है, ठीक है, ये जो स्वयं बनाते हैं, यस सर आएगा, ठीक है। ऐसा जीव जंतु या पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे हम ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। यानी उसको, पेड़ को क्या बोला जाता है, प्रोड्यूसर बोला जाता है। क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर। क्यों, क्योंकि अपना भोजन खुद ही प्रोड्यूस करता है विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, पर सनलाइट की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाता है। हेटेरोट्रॉफ देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या हो गया, ठीक है, हाँ भाई, ठीक है। अब देखो हेटेरोट्रॉफ में तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, कंज्यूमर आते हैं। कंज्यूमर मतलब ऐसे जीव जंतु होते हैं जो प्रोड्यूसर पर डिपेंड रहते हैं, जैसे ह्यूमन, हम बताओ पेड़ पौधे पर डिपेंड है। बहुत सारे लोग कहेंगे सर हम बकरा मुर्गी बकरा खाते हैं, मांस खाते हैं, कोई टेंशन नहीं। बताओ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से हो, तुम हो, क्यों, क्योंकि देखा जाए, ठीक है, तुम बकरी खा रहे हो तो बकरी क्या करेगी, घास भूस तो खा रही है, पेड़ पौधा खा रही है, तो इनडायरेक्ट रूप से हो रही है। तो एनिमल भी होता है। डिकम्पोजर मतलब ऐसे चीज़ जो सड़ाने वाले होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये हेटेरोट्रॉफिक के अंतर्गत आते हैं, ठीक, हेटेरोट्रॉफिक के अंतर्गत आते हैं। अब समझ में आई कि नहीं, बायोटिक में दो होते हैं आपके, ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ में प्लांट आते हैं, हेटेरोट्रॉफ में कंज्यूमर यानी डिकम्पोजर आते हैं। अब ए बायोटिक कंपोनेंट मतलब जिसे नॉन लिविंग बोला जाता है, इसमें बहुत सारे चीज़ आते हैं। देखिए
पेड़ यानी सनलाइट के बिना पेड़ नहीं रह सकता, बारिश के बिना पेड़ नहीं रह सकता, सॉइल के बिना पेड़ नहीं रह सकता, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड के बिना भोजन नहीं बना सकता, और ऑक्सीजन के बिना हम नहीं जीवित रह सकते हैं, और टेम्परेचर, ये सब देखा जाए तो किसके अंतर्गत आते हैं, एबायोटिक के। अब बताओ इन सब चीज़ के बिना कोई भी पेड़ पौधा जीव जंतु जीना नहीं है, ठीक है। जैसे अब प्यार के बिना लोग नहीं जी पाते हैं, उसी तरह से ये भी तुम्हारे पास बायोटिक कंपोनेंट एबायोटिक के बिना नहीं जीवित रह सकते हैं। तो ये होता है सिस्टम। तो ये ए यानी बायोटिक होता है, आपके सामने ए बायोटिक होता है। तो इन्हीं के बीच में क्या हो जाता है, एक रिलेशनशिप बन जाता है और एक दूसरे से इंटरेक्ट हो जाते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट हो जाते हैं, जो सिस्टम क्रिएट करते हैं, ठीक है। लाइन इथिक्स का प्रैक्टिकल नहीं होता भाई, उसका प्रैक्टिकल नहीं होता अपने, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा बायोटिक, और प्रैक्टिकल की चिंता न करिए, वो कॉलेज वाले पैसा रफा दफा करा देते हैं भाई, ठीक है ना। ये तुम्हारे पास हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए इसको हम क्या कर देंगे, दो तरह का होता, अभी थ्योरी का काम करिए, देखो प्रैक्टिकल आपकी स्कूल वाले पे डिपेंड करता है। ऑलरेडी फीस ले लिए होंगे, एटलीस्ट आपसे नहीं लिए होंगे तो आपसे फीस लिया जाएगा, चाहे आप कुछ एक को नंबर नहीं एग्जामिनर के सामने बताएंगे ना, तब भी आपको नंबर वो दे देते हैं, ठीक है। तो इसमें दो तरह का होता है, एक तुम्हारे पास बायोटिक कंपोनेंट और एक तुम्हारे पास अबायोटिक कंपोनेंट होता है, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन लिखना है, नहीं क्वेश्चन नहीं, नंबर डालना। जैसे ये हम देखिए ऊपर नंबर डाले हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमसे इकोसिस्टम पूछ ले, क्वेश्चन आंसर, चौथे का चौथा लिख रहे हो, जैसे तीसरे का बी लिख रहे हो, तीसरे का सी लिख रहे हो, तो इसको यहाँ तीसरा डाल दिए, यहाँ पर सी डाल दीजिए, यहाँ पर डायरेक्ट आंसर। देखिए ये हमने क्वेश्चन, अब तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि भाई तुम क्वेश्चन छापो, ठीक है। आपको इस टाइप में पैटर्न बनाना, हेडिंग डालना, अपना काम हो जाएगा। बट पार्ट ऊपर जरूर डालिएगा, जैसे मान लेते हैं पार्ट ए कर रहे हैं, पार्ट बी कर रहे हैं, पार्ट सी कर रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट जो आपका पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर रहे उसी को पहले आप अटेम्प्ट करना शुरू करिए, ठीक। और ज़्यादा हो सके तो शुरू से लेकर अंत तक स्टेप बाय स्टेप कर दीजिए और सूटेबल रहेगा, ठीक। अब बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है, बायोटिक कंपोनेंट इंक्लूडिंग ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो। अब प्रोड्यूसर क्या कर देते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो लिखा प्रोड्यूसर आर आल्सो नोन एज ऑटोट्रॉफ होते हैं। ऑल प्रोड्यूसर आर ग्रीन प्लांट, मतलब प्रोड्यूसर के अंतर्गत जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं वो आते हैं। आर कैपेबल देयर ओन फूड देयर द फोटोसिंथेसिस, मतलब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पेड़ ले लेता है और पानी ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, पानी ले लेता है। सूर्य की उपस्थिति में पत्तियां में क्लोरोफिल पाया जाता है, जो सूर्य सन की लाइट को पकड़ लेता है, ठीक। तो ये तुम्हारे पास हो जाता है। उसके बाद ग्लूकोज बना देता है, C6H12O6 बना देता है, और प्लस में ऑक्सीजन बना देता है, और ऑक्सीजन हम प्रयोग कर लेते हैं और पेड़ अपना भोजन तैयार कर लेता है। तो ये बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत आते हैं। इसमें नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिख रखा कंज्यूमर, ठीक है। कंज्यूमर आल्सो नोन एज हेट्रोट्रॉफ, ये हेट्रोट्रॉफ के अंतर्गत आते हैं। हेट्रोट्रॉफ कंप्लीटली डिपेंड होते हैं ऑटोट्रॉफ। अब बताओ हम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, बहुत सारे लोग कहेंगे सर हम किचन में बनाते हैं, नहीं। जो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल से नहीं बना सकता है उसको बोला जाता है, ठीक, हेट्रोट्रॉफ। तो एनिमल किसी न किसी से प्लांट पे डिपेंड रहते हैं, उसके साथ साथ ह्यूमन भी होते हैं, ठीक है। और तुम्हारे पास फंजाई भी, ये सब किसी न किसी पे डिपेंड रहते हैं। डिकम्पोजर ये सड़ाने वाले होते हैं। लिखा दोज ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक डाउन इन डिकम्पोज डेड एंड डेकेइंग मैटर आर कॉल्ड डिकम्पोजर बोला जाता है। डिकम्पोजर मेनली इंक्लूडेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये मेनली क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक। अब ए बायोटिक के अंतर्गत तुम्हारे पास क्या आ जाता है, ए बायोटिक कंपोनेंट इज आल्सो कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स, इसे क्या बोला जाता है, नॉन लिविंग थिंग्स बोला जाता है। ए बायोटिक कंपोनेंट इंक्लूडिंग, इसमें केमिकल होता है, फिजिकल कंपोनेंट होता है, ये सारा चीज़, जैसे सॉइल हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया और कैल्शियम हो गया, जो ए बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत आता है। तो यहाँ तक हम क्या कर दिए थे, पूरा इकोसिस्टम कर दिए थे। अब हमसे पूछा बायोडाइवर्सिटी, जैसे क्वेश्चन में पूछे, देखिए कहा था इको सिस्टम एक्सप्लेन करने के लिए बायोडाइवर्सिटी, तो इको सिस्टम हमने पूरा डिटेल में कवर कर लिया। अभी आते हैं हमारे पास कौन है, बायोडाइवर्सिटी के बारे में। गुरुदेव क्या होता, बायोडाइवर्सिटी डिफाइन द वेराइटी ऑफ एनिमल। अब होता क्या, देखिए नॉर्मल हमारी भाषा में सुनिए, सिंपल सा क्या होता है बायोडाइवर्सिटी। अपने अगल बगल देख रहे हैं, बहुत सारे क्लास में ही देख रहे हैं, कोई करिया होगा, कोई गुरहर होगा, कोई छोटा होगा, कोई मोटा होगा। तो एनिमल में देखा जाए वैरायटी होती है, यस सर। पेड़ पौधे अपने अगल बगल देख रहे हैं तो पेड़ों में भी वैरायटी होती है, कुत्ता देख रहे हैं तो कुत्ते में भी वैरायटी होती है। अब कहीं जो वैरायटी के कुत्ते प्रेजेंट टाइम में आ रहे हैं तो उनमें जो वैरियता देखने को मिलती है तो क्या हो, बायो है। और डाइवर्सिटी मतलब वेरिएशन देखने को मिलता है, तो उसी को बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, बस काम खत्म, ठीक है।
बायोडाइवर्सिटी इज डिफाइंड एज द वेराइटी ऑफ ऑल एनिमल प्लांट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स ऑफ विच दे आर, ठीक है, दे आर पार्ट होते हैं, उसको क्या बोला जाता है, बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है। बायोडाइवर्सिटी डिफाइन एज द टू टर्म, बायो प्लस में डाइवर्सिटी, बायो मतलब एनिमल हो गया या प्लांट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ भी हो सकता है अलग अलग, और डाइवर्सिटी मतलब वेराइटी। तो सिंपल सा बायोडाइवर्सिटी नहीं आएगा तो लिखेंगे वैरायटी ऑफ लिविंग इन, ठीक है, लिविंग वैरायटी ऑफ, ठीक है, वैरायटी इन लिखिएगा, वैरायटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट, ठीक है, हैबिटेट में रहने वाले होते हैं, उन्हें बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसमें तुम्हारे पास वर्ड बायोडाइवर्सिटी वाज द फर्स्ट इंट्रो यानी इंट्रोड्यूस बाय किसने किया था, वाल्टन जी रोजन नामक वैज्ञानिक ने किए थे, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा यहाँ से, क्या दे रखा है जी, 1985 में दिए थे, वाल्टर जी रोजन नामक वैज्ञानिक ने इसे बताया था। बायोडाइवर्सिटी इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म टू जेनेटिक पॉपुलेशन यानी कम्युनिटी और इकोसिस्टम। कहने का मतलब क्या होता है, ये जेनेटिकली भी क्या हो सकते हैं, वेरिएशन देखने को मिलता है। जेनेटिक मतलब क्या होगा, वो जन्म से ही बहुत सारे देखेंगे लिविंग आर्ट। अब ये बस सोचो वेराइटी ना होती तो हम किसी की तरह दिखते, हमारा भाई किसी और की तरह दिखता, ठीक है, दिखबा नहीं करता, हो वो सब सुसम ठीक, सब लोग क्या होते हैं बाबू, सेम सेम होते हैं, इसीलिए वैरायटी देखने को मिलती है, ठीक है। सर एग्जाम हिंदी में दे सकते हैं लेकिन बहुत कम आती है, क्या करूँ, कैसे भी सकते उसका टेंशन नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बायोडाइवर्सिटी टर्म इज गिवन बाय लिखा एडवर्ड विल्सन नामक वैज्ञानिक दे सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ रिप्लाई सर, क्या देते हैं, बोल तो दिए, ठीक है। आप सब लोग प्रॉपर ये तुम लोग जुड़े तो ये सब क्वेश्चन तुम सब लोग पूछो और बड़ा ख़राब लगता है, ठीक। जो मान लेते प्रॉपर न जुड़ा रहे वो पूछे तो थोड़ा सा अलग बात रहता है, अब प्रॉपर जुड़े हुए सब कुछ जान रहे हैं तब भी पूछ रहे हैं, ठीक है। तो यानी टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अब दो तीन तरह के होते हैं, एक जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी मतलब जीन लेवल पे ही बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, ठीक। उसके बाद स्पीसीज में तुम्हारे पास देखने को मिलती है, उसके बाद तुम्हारे पास इकोसिस्टम डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, देखेंगे अलग अलग इकोसिस्टम, कहीं फॉरेस्ट इकोसिस्टम, कहीं लैंड इकोसिस्टम, कहीं ग्रास इकोसिस्टम, कहीं पॉन्ड इकोसिस्टम, ये अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा इनके बारे में। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, ठीक है, यहाँ पर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर दिया बाबू, करिए ह्यूमन एक्टिविटी एंड इफेक्ट द इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, मतलब ह्यूमन एक्टिविटी देखा जाए तो इको यानी इकोलॉजी तथा इकोसिस्टम पे कि एचईपी में बैक लग गया, तैयारी नहीं है, 12 जून को पेपर है, पास कर सकते हैं, 22 मार्क चाहिए भाई। अब तुम सब लोग यार यही सारा क्वेश्चन पूछ लो तो अभी एक लास्ट में आप पूछ सकते हैं, पढ़ाने दीजिए भाई, ठीक है। इसमें क्या कहा दिया है जी, हाउ, ठीक है, लिख रखा हाउ ह्यूमन एक्टिविटी एंड इफेक्ट ऑन इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, मतलब ह्यूमन की जो एक्टिविटी है वो इकोसिस्टम तथा इकोसिस्टम और किस पे और इकोलॉजी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा अभी अच्छे तरीके से, ठीक है। तो इसमें क्या लिख रखा, अब ह्यूमन एक्टिविटी क्या हो सकती है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो सकते हैं, ठीक, ठीक है। अब लिखा तुम्हारे पास ह्यूमन एक्टिविटी एंड इफेक्ट ऑफ इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। अब देखिए ह्यूमन एक्टिविटी क्या हो सकती है, अब देखा जाए तो ह्यूमन है जो तुम्हारे पास वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से इकोलॉजी तथा इकोसिस्टम पे देखा जाए तो खराब कर रहा है। जैसे हम बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं खराब जो क्या कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर देते हैं, वो अपना सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं और हमारी इकोलॉजी को ख़राब कर रहे हैं। तो क्या लिख रखा है, ह्यूमन एक्टिविटी डेट कॉजेज द डैमेज डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से, ठीक है। क्या सर आपने आंसर नहीं दिए, क्या आंसर नहीं दिए भाई, ठीक है। ये होता है,
ठीक है। अब यहाँ से तुम्हारे पास क्या हो गया, अब देखिए इसमें तुम्हारे पास हो गया, अब इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी हो रही है, ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा। प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, अब तुम सोचो इंडिया टॉप पे पहुंच चुका, क्या किस में, यानी ह्यूमन पॉपुलेशन पे। इतने ज़्यादा बच्चा पैदा कर दिया, सारी दुनिया को छोड़ दिया। चलो कोई दिक्कत नहीं, एक चीज़ में तो कम से कम छोड़ा, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ देखा जाए तो पॉपुलेशन ग्रोथ होगी। पॉपुलेशन ग्रोथ जब होगी तो हमारी इकोसिस्टम तथा इकोलॉजी पे कोई ना कोई इफेक्ट पड़वा करेगा। ठीक, उसके बाद न्यू इकोनॉमिक यानी इकोनॉमिक पॉलिसी होती है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी मतलब क्या होगा, बहुत सारे ऐसे पॉलिसी हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे पॉलिसी हैं जो इसको काम कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पैसा, पैसा की मदद से बड़े बड़े जंगल काट दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो रहा है रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, बहुत सारे ग्रोथ हो रहे हैं, हम बहुत सारे इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, लोगों को बैठा रहे हैं, तो ये सब देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारे इकोसिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है। मोर पॉल्यूशन मतलब तगड़ा पॉल्यूशन कर रहे हैं, पानी हम खराब कर दिए, धरती खराब कर दिए, हवा खराब कर दिए, सब कुछ हमें सब खराब कर रहे हैं और नेचर उसको बैलेंस करने में लगा हुआ है। तो यदि पॉल्यूशन होगा तो इकोलॉजी और इकोसिस्टम दोनों डैमेज हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट में लिखा ओवर कंजप्शन मतलब लोग ओवर कंजप्शन कर रहे हैं जैसे किसी भी चीज़ का। ठीक है, इसीलिए देखिए आपसे अनुरोध है, यदि भोजन करने जाइए तो आप उतना ही लीजिए जितना आप इनटेक कर सके। इसीलिए देखिए ये सिस्टम लाया गया है, ठीक है, कि बफर सिस्टम लाया गया, उतना ही खाइए जितना आप ले लीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि ले लीजिए काम खाइए थोड़ा सा ज़्यादा कर लीजिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ओवर कंज्यूम को क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। ओवर एक्सप्लोशन को भी हमें क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। ठीक है, हाँ सब खाना फेंक देते हैं बट ऐसा नहीं करना चाहिए। एक तुम सोचो कि कितना लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है, तो वो काम होता है, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से तुम्हारे पास लिखा है इफेक्ट ऑफ इकोलॉजी, इसको पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। इफेक्ट ऑन इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, ठीक है, बफर सिस्टम ज़्यादा खाते हैं बल खाते हैं भाई। ठीक है, इसमें तुम्हारे पास पहला जो पढ़े हैं ओवर पॉपुलेशन, यदि बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी तो हमारे इन्वायरमेंटल पे, अब बताओ जनसंख्या बढ़ेगी तो लोग पेड़ काटेंगे रहने के लिए, इन्वायरमेंटल डैमेज होगा, घर बनाएंगे और एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए तुम्हारे पास देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है यहाँ से। ठीक, नेक्स्ट में डिफॉरेस्टेशन, बहुत तगड़ा लोग पेड़ काट रहे हैं, किसके लिए, देखो यानी क्लियर कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर लॉगिंग, लॉगिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, अर्बनाइजेशन डेवलपमेंट के लिए लोग पेड़ काट रहे हैं। अब बताओ पेड़ काटोगे तो इकोसिस्टम भैया खराब होगा करेगा। और याद रखना नेचर जब बदला लेता है तो बहुत भयानक देता भाई। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंजेस, मतलब जो डिफॉरेस्टेशन होता है क्लाइमेट चेंजेस कर देता है और डैमेज द वाइल्ड लाइफ। अब बताओ डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो क्लाइमेट चेंज होगा। ठीक है, देखेंगे पहले बहुत सारा पेड़ रहता है, ठीक है, ये होता है डैमेज द वाइल्ड लाइफ, मतलब वो क्या कर देते हैं जंगली जीवों, मतलब जैसे भी पेड़ उड़ काट देंगे तो जंगली जीवों तो सब कुछ क्या हो सकते हैं, ठीक है, ख़राब हो सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है डिफॉरेस्टेशन में। अब पॉपुलेशन में देखा जाए तुम्हारे पॉल्यूशन, अब बहुत सारा यदि पॉल्यूशन कर देंगे तो हमारा इन्वायरमेंट खराब हो जाएगा। ह्यूमन एक्टिविटी क्रिएट द एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, जैसे क्या कर सकते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस आप ही दे रहे हैं जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अब बहुत सारे इन्वायरमेंट को हम डैमेज कर रहे हैं, जैसे एयर पॉल्यूशन हम ही कर रहे हैं, वाटर पॉल्यूशन हम ही कर रहे हैं, चाहिए 1 लीटर पानी गिराएंगे 10 लीटर पानी, ये हो गया। सॉइल पॉल्यूशन कर रहे हैं लोग, साउंड पॉल्यूशन, ये सब पॉल्यूशन कर रहे हैं जो, ठीक है। ठीक है, तो ये सब तुम्हारे पास हो जाते हैं। ठीक, उसके बाद हैबिटेट डिस्ट्रक्चर, मतलब लोगों के हैबिटेट क्या होते हैं, डिस्ट्रक्चर हो, जैसे वन जीव में रहने वाले जीव जंतु का वन ही तुम्हारे पास घर है। अब बताओ वन ही काट देंगे तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, अब उसको दूसरे हैबिटेट में रहेगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो लिखा ह्यूमन एक्टिविटी कैन डिस्ट्रॉय द नेचुरल हैबिट टू मेक वे डेवलपमेंट कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना। अब ये सब यदि बनाओगे तो हम वाइल्ड लाइफ काट देंगे। ठीक है, वाइल्ड लाइफ यदि काट देंगे तो क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, एनिमल वैसे ही मर जाएंगे भाई। ठीक है, लिखा दिस डिस्टर्ब इकोसिस्टम देन थ्रेड सर्वाइव टू स्पीसीज, मतलब ये क्या होती है, जो भी स्पीसीज हैं वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाती है और जो सर्वाइव करती है वो बच पाती है, तो दुनिया से ख़त्म हो जाती है। जैसे वाइल्ड स्पीसीज अपने यहाँ से तुम्हारे पास क्या होता है, ठीक है,
अपना काम। वाइल्ड स्पीसीज जो तुम्हारे पास होते हैं, जीव जंतु, वो सब हो जाते हैं खराब। उसके साथ एक्वाटिक स्पीसीज भी। अब बताओ, पहले नदियाँ उदियाँ होती थी, अब ये गांव में गढ़े उड़े देखे होंगे, बट गढ़ई पाट के लोग घर बनवा दे रहे हैं, ठीक है, तो वो सब धीरे 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 खराब हो जा रही हैं। तो ये हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, मतलब हम बहुत सारा क्या कर रहे हैं, बर्निंग कर रहे हैं, जैसे प्लास्टिक जला रहे हैं, कचरा जला रहे हैं, तो ये सब फॉसिल फ्यूल जब जलेगा, या अब क्या जला रहे हैं, डीजल जला रहे हैं अपनी गाड़ियों में, तो इस सब से क्या निकलेगा, पॉल्यूशन निकलेगा, जो हमारे क्लाइमेट को चेंजेज कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिख रखा है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ओवर कंज्यूप्शन, मतलब आप पानी का ज़्यादा उपयोग करेंगे, ठीक है, ठीक है, लिखा ओवर कंजक्शन कैन डैमेज द इन्वायरमेंटल, इसको क्या कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं। सच है, जैसे तुम्हारे पास वाटर खराब कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी अब ज़्यादा यूज करेंगे, बताओ खाना ज़्यादा यूज करेंगे, ठीक है, खाएंगे कम फेंकेंगे ज़्यादा, तो ओवर कंजप्शन हो रहा है, तो उससे हमारे इन्वायरमेंटल डैमेज हो सकता है। ओवर एक्सप्लोजन क्या होता, ओवर एक्सप्लोजन मतलब क्या होता है, जैसे अब इकोसिस्टम को एक्सप्लोज डैमेज कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे हो सकता है। अब बहुत सारे लोग माइनिंग करते हैं, एसिड रेन करते हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, हार्मफुल केमिकल तथा फर्टिलाइजर का प्रयोग कर, अब ये सब यदि आप उपयोग करेंगे तो जाहिर सी बात तुम्हारे पास क्या होगा, दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है। अब देखिए, ये तुम्हारे पास था किसके बारे में, इकोलॉजी और इकोसिस्टम के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह दिया है एसिड रेन क्या होता है, ये दूसरे का पहला है, ये देखिए सामने दिया गया है, ठीक है, दूसरे का पहला है। एसिड रेन तुम्हारे पास कहाँ चला गया, गिव द, भाई उल्टा सीधा ना कमेंट करो भाई, ब्लॉक कर दिए, सब बंद कर दिया जाए, ठीक है। अभी बाद में हमसे क्लियर आप कर लीजिएगा, ठीक है, कोई भी हो, अभी आप मतलब आप पढ़ने नहीं आ रहे हैं, केवल चैटिंग करने आ रहे हैं, ऐसा गलत बात है भाई। कह दिया केमिस्ट्री आप है, तुम्हारे पास एसिड रेन बताना पड़ेगा, और इसका इफेक्ट क्या होता है इसके बारे में बताना पड़ेगा। अब एसिड रेन क्या होता है, कभी कभी आप देखेंगे जितना भी हम एसिड, जितना भी इन्वायरमेंट में होने वाली अशुद्धियाँ हैं, वो धीरे 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 हमारे, ठीक है, ठीक है, बहुत सारा तुम्हारे पास क्या कर देती हैं, धीरे धीरे इवोपरेट होकर हमारे बादलों में चली जाती है, यस सर, बादलों में चली जाती है, तो वही धीरे धीरे प्रेसिपिटेट होकर, चाहे वो सल्फ्यूरिक एसिड हो चाहे नाइट्रिक एसिड, बारिश के रूप में होती है, बारिश के रूप में होती, जिससे बहुत सारे दिक्कत हो सकती है। तो लिखा है एसिड रेन में भी टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन, जिसमें एसिड कंपोनेंट जैसे सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, तो जो बहुत खतरनाक होते हैं। एसिड रेन कैन फॉल टू द ग्राउंड इन, ठीक है, इन वेट इन ड्राई फॉर्म इंक्लूडिंग रेन हो गया, स्नो हो गया, फोग हो गया, डस्ट हो गया, ये सब के रूप में गिरते हैं, तो उसे हम एसिड रेन बोला जाता है, ठीक, ये हो गया। अब तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं एसिड रेन आल्सो कॉल्ड एज एसिड डिकम्पोजिशन इन क्लाउड, मतलब एसिड हमारे बादल में जाके क्या हो जाता है, ठीक है, कंडेंस हो जाता है। अब जब वजन हो जाता है तो बारिश के रूप में हमारी धरती पर आता है और हमारी धरती को डैमेज करता है, तो ये हो जाएगा एसिड रेन के बारे में। फिर तुम्हारे पास लिखा एसिड रेन कॉजेज द ह्यूमन एक्टिविटी दे रिलीज द सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी हो सकता है, ट्राइऑक्साइड दोनों हो सकता है। अब बताओ ये सब हमारे एनवायरनमेंट में रहेंगे, ठीक है, ये रुक जाओ ब्रदर 1 मिनट, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब होकारा ध्यान से सुनिए, ठीक है, एसिड रेन तुम्हारे पास कॉजेज बाय द ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी डेट रिलीज द सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इनटू एटमॉस्फेयर, मतलब क्या कह रखा, हमारे एटमॉस्फेयर में जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, उसको क्या कर रहा है, उसकी मात्रा को बढ़ा रहा है, उसकी रिलीज कर रहा है, जो हम अपनी ह्यूमन एक्टिविटी से कर रहे हैं। अब ये सब जाएगा बादल में, बादल में जाएगा, इससे दिक्कतें हो जाएंगी। जैसे पहला देश में लिख रखा दीज पॉल्यूटेंट रिएक्ट विद द वाटर, मतलब ये सब पॉल्यूटेंट वाटर से रिएक्ट करेंगे, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे, अदर केमिकल से रिएक्शन करेंगे, और क्या बनाएंगे, तुम्हारे पास सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, प्लस में नाइट्रिक एसिड बनाएंगे, तो ये दोनों तुम्हारे पास बनाएंगे, ठीक है, दोनों बनाएंगे। अब एक्चुअल में केमिस्ट्री क्या होती है, जैसे अभी बोले सल्फर डाइऑक्साइड ये है, नाइट्रोजन ये है, तो हो क्या रहा, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता, क्या बनाता, सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि हमें केमिकल बताना पड़ेगा, देखिए की केमिस्ट्री बतानी पड़ेगी एसिड रेन की, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता। अब ये सल्फर ट्राइऑक्साइड दोबारा जल के साथ अब क्रिया करके बनने से सल्फ्यूरिक एसिड बनाता। अब बताइए ये सल्फ्यूरिक एसिड बन गया, बन के खतरनाक चीज़ हो गया। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देखा जाए तो यानी पानी से रिएक्शन करके नाइट्रिक एसिड, अब यही दो एसिड होते जो हमारे पास एसिड रेन में पाए जाते हैं,
ठीक, ये हो गया। अब इसका मेन कंपोनेंट क्या होता है इसमें, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब होते हैं जो एसिड रेन करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा इनके बारे में। ठीक है, एसिड रेन कैन है, यानी देखिए हम ऑफलाइन भी क्लासेस चलाते हैं 9th और 10th का, किसी की हिम्मत नहीं होती भाई बोल दे क्लासेस में। ठीक है, जब तक लेक्चर लिया जाएगा तब तक आप एकदम से कॉन्सेंट्रेट होकर लेक्चर सुनिए। अभी हम क्या करेंगे, आपको टाइम देंगे, बल भर क्वेश्चन पूछिए, अपनी लार मोहब्बत बातें, दादा नाना काका मौसी सबका पूछ दिए, सबका बताएंगे, बट क्लास टाइम प्लीज़ डिस्टर्ब मत किया करिए। जो रिलेवेंट होती है, जैसे इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछो तो उसका तुरंत रिस्पॉन्स देंगे। ठीक है, अब हम पढ़ा रहे हैं ईडीएम, तो एचएपी कैसे तैयार करें, ये तो गलत बात है भाई, ये कैसे तैयार करें, वो तैयार करें। ठीक है, ये थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो लिखा है एसिड रेन कैन हार्मफुल इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंटल। जो एसिड रेन होते हैं हमारे यानी इन्वायरमेंट को कैसे ख़राब कर सकते हैं, सबसे पहले वाटर को ख़राब करेगा। बताइए एसिडिक नेचर का यदि पानी हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो लिखा है, लिख रखा पहला क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख रखा है, एसिड रेन कैन, ठीक है, एसिड रेन, ठीक है, क्या दे रखा है, एसिड रेन कैन मेक लैक, जो तुम्हारे पास लैक होते हैं, पॉन्ड होते हैं, सी होते हैं, सब एसिडिक नेचर के हो जाएंगे। बताओ अब एसिडिक नेचर के हो जाएंगे तो जाहिर सी बात क्या कर सकते हैं, टॉक्सिसिटी हो जाएगी। टॉक्सिसिटी हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, आपका एक्वाटिक एनिमल की डैमेज हो जाएगी। अब बताइए पानी ही एसिडिक नेचर का होगा तो उसमें रहने वाली मछलियाँ, जो भी जीव जंतु हैं वो डैमेज हो जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, डैमेज द एक्वाटिक लाइफ, एक्वाटिक लाइफ डैमेज होगी जिससे दिक्कतें हो सकती हैं। ये वाटर के बारे में। अब मान लेते एसिड रेन हो रहा है तो सॉइल के बारे में क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, एसिड रेन कैब होता है, देखिए जब एसिडिक प्रॉपर्टी यानी सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, उमर भाई बता रहे हैं, देखिए सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह जो होता है ना, तो ये अब वो हमारे एटमॉस्फेयर में डिपोजिट हो जाता है, तो एसी यानी बारिश के रूप में हमारे यहाँ गिरता है, तो उसको हम एसिड रेन बोलते हैं। ठीक है, पांडे जी हिंदी में लिख सकते हैं या हिंदी इंग्लिश मिक्स सकते हैं, लिख सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक, तो अब सॉइल पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, देखिए एसिड रेन कैन डैमेज द सॉइल ऑफ न्यूट्रिशन, लाइक कैल्शियम हो गया, जिंक हो गया, यानी और उसके साथ साथ तुम्हारे पास फास्फोरस हो गया, मेकिंग इट डिफरेंट फॉर द ट्री टू एब्जॉर्ब वाटर। मतलब ये क्या कर रही है, जो जिंक हो गया, सल्फर हो गया, ये सब देखा जाए तो जो उसकी क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है, जिससे दिक्कतें हो जाती हैं। अब डैमेज द अपर लेयर ऑफ सॉइल, मतलब अब देखिए एसिड रेन होगा तो हमारी जो मिट्टी की पहली लेयर है, जो हमारी फसल उगा रही है, वो डैमेज हो जाएगी। अब वो डैमेज हो जाएगी तो प्लांट ग्रोथ सही से नहीं कर पाएगा। ठीक, ये होगा सॉइल के बारे में। अब पीढ़ी ट्री पे क्या प्रभाव पड़ता है, बताओ किसी पेड़ पे तुम एसिड फेंकोगे तो पत्तियां वगैरह तो जल जाएंगी। ठीक है, तो वही तुम्हारे पास लिखा गया है। ठीक है, ठीक, अब यहाँ से तुम्हारे पास ट्री हो गया, लिखा एसिड रेन कैन डैमेज द फॉरेस्ट स्पेशली एट द हायर इवोल्यूशन होता है। ठीक है, मतलब एसिड रेन से सबसे ज़्यादा पेड़ डैमेज होता है। जैसे अभी एसिड रेन बारिश हो रही तो हम घर में भागेंगे, लुका जाएंगे, बट पेड़ पर इतने थोड़ी नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो वो होता है। फिर क्या, डैमेज द लीफ सरफेस। अब बताओ लीफ सरफेस यदि डैमेज होगा तो फोटोसिंथेसिस डैमेज हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं, ठीक है, अपना काम खराब, यानी फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा तो पेड़ ऑलरेडी खराब ही हो जाएगा। बिल्डिंग तथा अदर चीज़ें, जो एसिड रेन होती तो तुम्हारे पास जो मार्बल वाली बिल्डिंग होती है, जैसे प्रेजेंट टाइम में अपना 7वां अजूबा ताजमहल है। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। एसिड रेन कैन इफेक्ट फिजिकल स्ट्रक्चर लाइक द लाइमस्टोन, बिल्डिंग तथा कार भी डैमेज हो सकती है। प्रेजेंट टाइम में देखा जाए ताजमहल के बगल में जो एक आगरा में, ठीक नहीं मथुरा में, ठीक है, मथुरा में था एक रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज था, उस पर सरकार बैन लगा दी। क्यों? क्योंकि उसका तुम्हारे पास जो निकल रहा था एसिड रेन के ऊपर से, ठीक हमारे उस पर गिर रहा था, किस पे, ठीक है, ये ताजमहल पे, जिससे उसका मार्बल था, ठीक है, बारिश होने को बोलते हैं यहाँ ठीक है, हाँ पहली बारिश को बोलते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा यहाँ से, तो बिल्डिंग वगैरह खराब हो सकती है। ह्यूमन हेल्थ देखा जाए तो एसिड रेन कैन इफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ, लाइक तुम्हारे पास आई इरिटेशन, मतलब हमारी आंखें क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी धीरे धीरे, अस्थमा हो जाएगा। अब यहाँ कमेंट बॉक्स में ऐसे लोग कितने लोग हैं जो एसिड, ठीक है, लिख रखा है पीएच ऑफ एसिड रेन, इसका एग्जैक्ट पीएच देखें कितने लोग लिख के दिखाते हैं। ठीक है, चलिए, लिखा पीएच ऑफ एसिडिक, एसिडिक नेचर होता है, बट पीएच इसका एक्चुअल में कितना होता है, देखें कितने लोग कमेंट बॉक्स में लिखाते हैं। यानी पीएच ऑफ एसिड रेन का पीएच क्या होता है, ये कमेंट बॉक्स में भर भरा कर आप लिखिए। ठीक है,
7.4 हो जाएगा तो बेसिक नेचर हो जाएगा, 7 से कम होना चाहिए भाई, कितना होगा ये बताइए आप। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्वेश्चन पूछ दिया है। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिखा, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, इस पर आपको क्या करना पड़ेगा, 60 नोट लिखना पड़ेगा। देखिए गुरुदेव ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, देखिए हमारी धरती जो वातावरण है एक ब्लैंकेट के समान है, एक ब्लैंकेट के समान, जो सन की लाइट हमारे पास आती है और धीरे 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 वहाँ ट्रैप हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए ये हो गया, ये मान लेते हैं हमारे पास अर्थ हो गया, अर्थ में होने वाले तुम्हारे पास क्या कर सकते हैं यहाँ से सारी, ठीक है, दिक्कतें। अब ये कौन निकाल रहा है, गाड़ियाँ निकाल रही हैं, हम निकाल रहे हैं, पेड़ पौधे तो निकालते नहीं है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास हो रहा है। अब यहाँ से सन की जब लाइट आएगी और ये हमारे पास ये जो चद्दरनुमा संरचना है, चद्दरनुमा संरचना, वो हमारे पास एटमॉस्फेयर की एक पतली सी लेयर है। अब लेयर देखा जाए तो ऐसे चदरा नहीं काम करता है, ऐसे अभी ओढ़ के सूझ जाए, चदरा ओढ़ के सूझ जाए तो क्या होता है, एक्चुअल में रियलिटी देखा जाए चदरा ओढ़ के यदि सो जाएंगे, ठीक है, ओढ़ जाएंगे तो गर्मी अंदर आएगी बट अंदर से बाहर नहीं जाएगी। तो हूबहू सेम टू सेम हमारे पास ये जो ब्लैंकेट होता है एटमॉस्फेयर का, ये एक लेयर बना लेता है। सन की तो लाइट आएगी बट ज़्यादा अमाउंट में बाहर की तरफ नहीं जाएगी। ठीक है, बाहर की तरफ नहीं जाएगी तो इसमें जो भी तुम्हारे पास गैसेस हैं हमारे धरती को धीरे धीरे वार्म अप करेगी, मतलब गर्म करेंगी। इसी इफेक्ट को क्या बोला जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोला जाता है। साथ रहेगा तो उदासीन हो जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए, इसी पे आते हैं। ठीक है, अब लिखा तुम्हारे पास कब तक चलेगी, एटलीस्ट 2 घंटा तो चलवा करेगी भाई, अभी तो शुरू हुआ, दूसरे क्वेश्चन पे भाई। एसिड यानी तुम्हारे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, अब इसको कॉन्सनट्रेट होकर सुनते हैं भाई। लिखा ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द प्रोसेस बाय विच द रेडिएशन फ्रॉम द सन, देखिए रेडिएशन आ रही है, ठीक है, रेडिएशन आ रही है, आर एब्जॉर्ब बाय द ग्रीन हाउस गैसेस, वो ग्रीन हाउस गैस, हाँ उमर भाई 4 होगा, 3 और 4 के बीच में होता है। ठीक है, +12 हो जाएगा, +12 बेसिक नेचर का हो जाएगा भाई। ठीक है, हाँ, अब ये तुम्हारे पास एब्जॉर्ब बाय द ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है, एंड हॉट रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द स्पेस, मतलब वो आती हैं बट वापस नहीं जा पाती हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब ग्रीन हाउस इफेक्ट तुम्हारे पास देखो, देखिए पहले लिखा सन रेडिएशन वार्म द प्लेनेट, मतलब देखिए किसी चीज़ को तुम गर्म करोगे तो जाहिर सी बात वो ऑब्जेक्ट गर्म होगा। ठीक है, तो वही लिखा है रेडिएशन जो तुम्हारे पास आ रही है धरती पर हमारे प्लेनेट को धीरे धीरे गर्म करती है। एयर इनसाइड द ग्रीन हाउस, मतलब उसके अंदर जो हवा है तो उसको धीरे 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 वो गर्म करेगी। डे टाइम देखा जाए तो हीट है तुम्हारे पर, देखो डे टाइम के समय होता है, थोड़ा सा ऊपर करते तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। लिखा है डूरिंग डे टाइम सन हीट अप द अर्थ एटमॉस्फेयर, मतलब डे टाइम में तुम्हारे पास यहाँ पर आ रही बट रिफ्लेक्ट होकर बहुत कम ही जा रही है। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो भी गैसेस है वो धीरे धीरे गर्म हो जा रही हैं। अब बताओ धीरे धीरे गर्म हो जाएंगी तो दिक्कत हो जाएगी। बट नाइट टाइम में क्या होता है, एट नाइट टाइम व्हेन द अर्थ कूल डाउन द हीट इज, ठीक है, इज रेडिएटेड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, ये वापस चली जाती है तो हमारे पास यहाँ पर ठंडा हो जाता है। ठीक, बहुत लेस अमाउंट में जाती हैं। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा डूरिंग दिस प्रोसेस हीट इज एब्जॉर्ब बाय द ग्रीन हाउस इज, ठीक, अर्थ एटमॉस्फेयर, मतलब ये जो प्रोसेस होता है जिससे हमारे पास अर्थ की एटमॉस्फेयर होती है धीरे धीरे हीट को एब्जॉर्ब करेगी। बताओ हीट को एब्जॉर्ब करेगी तो जाहिर सी बात गर्म होगी। ठीक, तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब कौन कौन से, ठीक है, दिक्कतें हो सकती, ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस नहीं लिखे क्या, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। ठीक है, 2-3 चीज़ें लिख दीजिए। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस का मान नाम पूछे कहेगा, यानी एग्जाम्पल आप वीडियो ईडीएम कंप्लीट कर दो प्लीज़। हाँ तो आज हो ही तो रहा है। ठीक, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, दूसरा तुम्हारे पास यानी अमोनिया भी होता बट लेस अमाउंट में होता, और मेथेन होता है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता, कार्बन मोनोऑक्साइड होता, सल्फर डाइऑक्साइड होता। तो ये सब तुम्हारे पास गैस है जो ग्रीन हाउस गैसेस के अंतर्गत आते हैं। यहाँ CFC क्लोरोफ्लोरो लिखे तो हैं, यहाँ लिख दी भाई। ठीक, तो ये सब तुम्हारे पास गैस होते हैं। ठीक है, अब लिखा गैस ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, अब ये कहाँ से निकलती हैं, सबसे पहले हाँ मेथेन हो गया, यहाँ पर यानी CH4 लिख दिए, मेथेन यानी CH4 लिख दिए, मेथेन होता है। ठीक, फैक्ट्रियों से निकलने वाले जो गैसेस होती हैं वो एटमॉस्फेयर को डिस्टर्ब करती हैं।
ठीक है। यहाँ पर तुम्हारे पास लिख रखा ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल मतलब जो तुम्हारे पास मोटर व्हीकल हैं, जैसे बस हो गया, कार हो गया, ठीक है, ये सब से निकलने वाली जितने भी तो पोर्सन होती है वो होती है। डिफॉरेस्टेशन तुम्हारे पास क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन ऐसे होता है, ठीक, जब पेड़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में काट देंगे तो ग्रीन हाउस इफेक्टेड होगी। यानी ओवर पॉपुलेशन, बहुत सारी जनसंख्या बढ़ा देंगे तब होगा। ओवरऑल पॉपुलेशन मतलब बहुत सारा पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, हाँ, फैक्ट्री, रेफ्रिजरेटर, ये सब से हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ से तुम्हारे पास आते हैं इफेक्ट क्या पड़ता है। सबसे पहले इफेक्ट में ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। बताओ, टेम्परेचर जाहिर सी बात जब बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, ठीक है। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या होगी, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो गैसेस बढ़ रही, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, और तुम्हारे पास फॉसिल फ्यूल, इंडस्ट्रीज, ह्यूमन एक्टिविटी, ये सब तुम्हारे पास बढ़ा रहे हैं, ठीक है। इस बार 30 क्वेश्चन नहीं कराए रहे हैं आप, लास्ट में आप, हम जानते हैं कल या परसों से स्टार्ट होगा सुपर 30 क्वेश्चन, ठीक है। ठीक, ये ग्लोबल वार्मिंग हो गया। अब लिखा है, ठीक है, हाँ, एक के बार 50 बार अब लिख दो ठीक है। लिखा डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर धीरे धीरे डिप्लेस हो जाएगी। ओजोन लेयर हमारे पास क्या होती है, एटमॉस्फेयर के जस्ट ऊपर, स्ट्रेटो या ट्रोपोस्फेयर में तुम्हारे पास एक लेयर पाई जाती है जो हमारी सन से आने वाली यूवी रेस से हमारी पृथ्वी को बचाती है। अब बताओ, वही डैमेज हो जाएगा जिससे दिक्कतें हो जाएंगी, ठीक है। तो ये लिख रखा ओजोन लेयर प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द, ठीक है, अर्थ फ्रॉम यूवी रे, जो हमारे सन से बचाता है, जिससे काम हो जाता है, ठीक। लिखा डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट इन द एंट्री ऑफ द हार्मफुल यूवी रेज, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, हार्मफुल इफेक्ट आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक। जैसे तुम्हारे पास स्किन कैंसर हो सकता है आपको, यानी म्यूटेशन हो सकता है, एक्वाटिक चेंजेज हो सकती है, तो ये सब दिक्कतें कर सकती हैं हमारे पृथ्वी पर, ठीक। अब नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा स्मोक एंड एयर पॉल्यूशन हो जाएगा, जो आप जान ही रहे हैं। फॉरेस्ट तुम्हारे पास क्या होगा, फॉरेस्ट फायर होगा, मतलब जंगलों में आग लग जाएगी, ठीक। एक्वाटिक लाइफ धीरे धीरे डैमेज हो जाएगी, ह्यूमन हेल्थ प्रॉब्लम हो जाएगी, प्लांट वगैरह सब धीरे धीरे डैमेज हो जाएंगे। तो ये सब तुम्हारे पास इफेक्ट लिखा गया है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिख रखा है यानी पॉल्यूशन। अब पॉल्यूशन क्या होता है, क्या पूछा है जी, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, कह दिया है, ठीक है। लिखा गया है यानी सजेशन यू कैन लाइक गिव टू मिनिमाइज एयर पॉल्यूशन, क्या दिया है जी, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या बोल दिया है, ठीक है, सजेशन करना कि पॉल्यूशन को कैसे मिनिमाइज किया जाए। तो सबसे पहले समझिए पॉल्यूशन क्या होता है, कितने टाइप होता है, फिर मिनिमाइज करने का हम आपको तरीका बता देंगे, ठीक है। अब हो क्या रहा है, देखिए पॉल्यूशन होता क्या है आपको बता देना चाहते हैं, ठीक है। अब हो कर ध्यान से सुनिए, पॉल्यूशन होता क्या, एनी अनडिजायरेबल चेंज इन इन्वायरमेंटल कॉजेज द डिजीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पॉल्यूशन। मतलब कोई भी तुम्हारे पास क्या हो गया, ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट में, ठीक है, अनडिजायरेबल चेंजेज होती है, अनवांटेड चेंजेज होती है, जिससे दिक्कत हो रही है। कि पॉल्यूटेंट क्या होता है, पॉल्यूटेंट मतलब जो पॉल्यूशन करते हैं उन्हें पॉल्यूटेंट बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ से। अब हो क्या रहा है, ठीक है, लिखा एनी अनडिजायरेबल चेंज इन इन्वायरमेंटल कॉजेज डिजीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पॉल्यूशन हो रहा, ब्लर हो रहा। अब तो ब्लर नहीं हो रहा भाई, इतना बढ़िया क्वालिटी है एकदम, तो जैसे लड़कियां नहीं वो लगा लेती हैं फिल्टर, उस तरह से फिल्टर लगा कर हम यहाँ पर कर रहे हैं भाई शुभम जी, ठीक है, एकदम से खतरनाक टाइप में, ठीक है। तो ये पॉल्यूशन होता है। पॉल्यूशन क्या होता है, लिखा ए पॉल्यूटेंट इज ए सब्सटेंस ऑफ एनर्जी दैट इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर, ठीक है, इनटू द एटमॉस्फेयर एंड हैज़ द निगेटिव इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंटल। मतलब ये क्या करेगा, हमारे इन्वायरमेंट पर निगेटिव इफेक्ट डालेगा, जिससे ह्यूमन हेल्थ खराब होगा, इकोसिस्टम भी खराब होगा। उसी को क्या बोला जाता है हमारे पास, पॉल्यूशन बोला जाता है, समझे कि नहीं, ठीक। पॉल्यूटेंट आर इंक्लूडेड, जो केमिकल भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, छोटे छोटे पार्टिकल भी हो सकते हैं, ठीक है, ये तुम्हारे पास हो जाएगी। इंक्लूडिंग पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड, मेटल, फॉसिल फ्यूल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, लड़के भी फिल्टर लगाते हैं जो थोड़ा सा करिया टाइप में रहते हैं, ठीक है हमारे दोस्त हैं। अब तुम सोचो इतना काला है साला, फिर फिल्टर जब स्टेटस पे व्हाट्सएप पे लगाता है तो कहते हैं यार ये खतरनाक लगा रहा है, एकदम एकदम तो गुरहर लगेगा, ठीक है। हाँ राइट है, जो थोड़ा सा होते हैं, ठीक। हमारे भी दोस्त हैं स्टेटस वगैरह देखते हैं, तब सोचो इतना खतरनाक, हम कहेंगे इतने जल्दी इतना गोरा कैसे हो गया यार। लड़कियां लगाती हैं, लड़के नहीं, लड़के भी लगाते हैं भाई, ऐसा नहीं है, ठीक है। ठीक। अब
यहाँ पर पॉल्यूशन देखा जाए यानी कोई ये होते हैं जैसे एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉयल पॉल्यूशन, रेडिएशन पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, ये सब होता है। हाँ स्नैपचैट ये सब कचरा चीज़ है, ठीक है, ये सब नहीं चलाना चाहिए। स्नैपचैट हो गया, और वो कौन एक होता है इंस्टाग्राम बोलते हैं, हाँ इंस्टाग्राम बोलते हैं, ये सब फेसबुक वगैरह, ठीक है, तो उस सब पे डालेंगे। हाँ सुपर चैट तो दिक्कत होती है, कल कोई दिक्कत नहीं, अब उसको थोड़ा सा बंद करिए भाई, ठीक है, यहाँ पढ़ा जाए। तो ये तुम्हारे पास पॉल्यूशन हो गया, टाइप ऑफ पॉल्यूशन। कैसे तुम क्या कर सकते हो, मिनिमाइज है पॉल्यूशन, ठीक है। ठीक, अब यहाँ से मिनिमाइज पॉल्यूशन को कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं भाई, इसको अवॉइड थोड़ा सा करते हैं भाई, ठीक है, क्योंकि गड़बड़ा जाएगा यार सारा चीज़ें, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं, अब हमको एटलीस्ट चैट नहीं दिखेगा, ठीक है। अब सुनिए, मिनिमाइज द पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को कैसे कम कर सकते हो। सबसे पहला एक रूल लगाएंगे तुम्हारे पास, ट्रिपल आर मूवी वाला नहीं लगा देना भाई, आपसे अनुरोध है। इसमें ट्रिपल आर मतलब रिड्यूज, मतलब जो सामान है कम से कम यूज करिए। रीयूज मतलब एक कोई सामान ले लिए उसे कईयों बार आप यूज करते रहिए। रिसाइकल मतलब एक बार चीज़ लिए और उसे करते रहिए। अब रिसाइकल रीयूज का हम प्यारा सा एग्जांपल बताते हैं आपको। जैसे आपके घर में कोई चीज़ आता होगा, ठीक है, कोई चीज़ आता होगा तो मम्मी उस डिब्बे को पहले प्रयोग कर लेती है, फिर उसी में दाल रख देंगे, चीनी रख देंगे, ये सब चीज़ें हो रही है, ठीक। होता क्या है, देखिए रियलिटी होता क्या है, जैसे भी मान लेते हैं हमारे घर में है, ठीक, अब चंपरास का डिब्बा है, एक चंपरास में चीनी रखा है, एक चंपरास में नमक रखा है। अब तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं यार कौन किस में क्या है, ठीक है, तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो वही तुम्हारे पर रीयूज, अब हमें रीयूज, अब रिसाइकल का हम एक प्यारा सा एग्जाम्पल बताते हैं, बहुत तगड़ा तरीका बोलते हैं, ठीक है, हमारी मन, ठीक है, ये सब गाँव में सब लोग करते हैं, ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है, देखिए रियलिटी, ठीक है। अब देखिए यहाँ तो रियलिटी में रिसाइकल क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपके घर में एक दूध का डिब्बा है जो छोटे बच्चों को पीने वाला अमूल का दूध होता है, ठीक। अब इसमें मान लेते हैं 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर यहाँ से ये पूरा दूध खत्म हो गया, फिर दूसरे स्टेप में जाएगा ये। अब देखिए रिसाइकल का बढ़िया तरीका, ध्यान से सुनिएगा, ये दूसरे स्टेप में जब जाएगा, ठीक है, दूसरे स्टेप में जाएगा तो यहाँ पर ऐसे इसे नल के बगल में रख दिया जाएगा, ठीक है, नल के बगल में रख दिया जाएगा। जब नल के बगल में रखा जाएगा तो इसमें सुबह पानी भर के नहरी पर लेके जाएंगे, कब कितने, कम से कम 1 से 2 साल तक ले जाइबा करेंगे, यस सर। अब यहाँ से मान लेते पेनी उनी फूट जाएगा, पेनी में छेद हो जाएगा, ठीक तब भी तुम्हारे पास क्या होगा, ठीक है, तब भी तुम्हारे पास, ठीक है, तब भी अगली बार देखा जाए, ठीक, अगली बार तब भी अब इसको फेंकेंगे नहीं, इसको छेद हो जाएगा तो इसे रखे रहेंगे। आएगा मसल पट्टी वाला, ठीक है, आएगा मसल पट्टी वाला, तो इस मसल पट्टी को लेके हम खाएंगे। अब तुम सोच सकते हो, इसे ही बोला जाता है रिसाइकल बोला जाता है। अब तुम सोच सकते हो, ठीक है, मतलब मिल्क का डिब्बा आया, 1-2 साल तक आप नहरी पे ले जा रहे हैं सवेरे सवेरे टॉयलेट करने, ठीक है, उसके बाद तुम्हारे पास क्या हो जाता है, यहाँ पर आते हैं, अब इसको भी हम तोड़ मोटोड़ के दे देंगे, फिर मसल पट्टी हो गया, लट्ठा हो गया, ये सब खाए होंगे यदि गांव से आप होंगे तो, ठीक है। तो ये हो रहा है इनके बारे में, सोच सकते हो कितना रिसाइकल तगड़ा हो रहा है। दिस साइकिल लिखा एनी ऑब्जेक्ट बाय लेस, और तुम्हारे पास रीयूज आइटम रिसाइकल डेट यू कैन, मतलब ठीक है, ठीक है। तो ये सब तुम्हारे पास होता है, पहले झगड़ा कर लो, आप टेलीग्राम चलाते हो, ये नहीं, ये भाई प्लीज़ आप ये सब करिए, ठीक है, ये हो जाएगा। अब तुम्हारे पर ड्राइव लेस, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, ठीक है, ड्राइव लेस करिए, जैसे जितने भी ऑटोमोबाइल वगैरह है उसका यूज कम से कम आप करिए, जिससे ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी, ठीक, ये हो जाएगा। यहाँ से लिखा यूज लेस, तुम्हारे पास क्या होगा, एनर्जी हो जाएगी। यूजलेस एनर्जी मतलब क्या हो रहा है, ध्यान से सुनिए, एनर्जी को तुम्हें कम से कम यूज करना है। टर्न ऑफ करना, लाइट नॉट यूज, मतलब आपके घर में जब पंखा हो गया, एसी हो गया, कूलर हो गया, ये सब न चले तो उसे बल्ब को ऑन वगैरह ऑफ कर देना चाहिए, जिससे एनर्जी ख़त्म ना हो, ठीक। नेक्स्ट में लॉन्ग इलास्टिक नाइट बल्ब लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब रात में क्या करिए, ऐसा डीम बल्ब लगाइए या बंद करके सोइए, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। लिखा यूज लेस टॉक्सिक प्रोडक्ट, जो तुम्हारे पास लेस टॉक्सिक प्रोडक्ट होता है उसका यूज मत करिए। जैसे तुम्हारे पास क्या होगा, फ्यूल वगैरह, यहाँ से एवॉइड द पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड को आपको क्या करना है, एवॉइड करना है, ठीक है। अब ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें क्या कर देना, पेड़ लगाना है, ठीक है, यानी खाली एरिया पे तुम्हें पेड़ लगाना है, जिससे यानी पेड़ हो गया, घास हो गया, सर्ब हो गया, ये सब यदि लगाएंगे तो पॉल्यूशन को ये कम करते हैं। लिखा यूज रीयूजेबल वाटर बॉटल, मतलब ऐसा तुम्हें बॉटल यूज करना जो एक बार खरीदे तो कईयों बार प्रयोग कर सकते। एक बार स्टील का खरीद लिए, उसी को पूरा, अब तुम सोचो एक बार तुम खरीद लिए तो कम से कम स्कूल जाओगे तो 2 साल तो चलाओगे ही चलाओगे, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए। प्लास्टिक को आपको अवॉइड करना है, लेस वाटर यूज, लेस वाटर, कम से कम पानी का यूज करना है, ठीक है, पीने के बस में नहीं,
ठीक है। यूज इन्वायरमेंटल फ्रेंडली डिटर्जेंट एंड अदर आइटम, मतलब ऐसा चीज़ भी खरीदिए जो हमारे इन्वायरमेंटल को सेव रखे। डू नॉट डिस्पोज आइटम डाउन द टॉयलेट, मतलब टॉयलेट के अंदर तुम्हें क्या करना है, ये डिस्पोजल नहीं करना है, तो गैसेस होंगी बड़ी खतरनाक हो जाएंगी। प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग को आपको क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है जी, ठीक है, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, ठीक है, यहाँ से इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूशन इन्वायरमेंटल, तुम्हारे पास पॉल्यूशन इन्वायरमेंटल, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, सबसे पहले वाटर अफेक्ट टू मानसून। अब बताइए पॉल्यूशन होगा तो मानसून प्रेजेंट टाइम में आप देख ही रहे हैं, ठीक है, बरसात कब है, इस टाइम बारिश हो रही है, जब धान के किसान को ज़रूरत रहेगी तो कहीं बारिश ही नहीं हो पाएगी तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। पॉल्यूशन लिखा, पॉल्यूशन कैन रिड्यूस द सोलर फील्ड, मतलब पॉल्यूशन क्या कर देता है, सोलर फील्ड को खराब कर रहा है। सोलर इल्डिंग, इल्डिंग मतलब निकलना, उसको सोलर सिस्टम को ये खराब कर रहा है। ठीक है, लिखा पॉल्यूशन रिड्यूस द ग्लोबल क्रॉप यील्डिंग, मतलब जो पॉल्यूशन होता है ग्लोबल क्रॉप को क्या कर सकता है, खराब कर सकता है। पॉल्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग, मतलब जो पॉल्यूशन हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। पॉल्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज डेथ रेट, मतलब पॉल्यूशन क्या कर रहा है, डेथ रेट को बढ़ा रहा, क्यों, क्योंकि पहले देखा जाए तो अपने घरे पे अपने बाबा और पूछने लोग ज़्यादा साल तक 100 साल तक, एटलीस्ट 100 साल तक जीते थे, बट अब 70-70 जाते तक उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो ये सब पॉल्यूशन की देन है, ठीक है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्वेश्चन क्या पूछा है बाबू, इधर पे आ जाते हैं। इधर क्वेश्चन में क्या पूछा है, इधर थोड़ा तेज़ी से चलते हैं भाई, कहाँ चला गया, मिनिमाइज हो गया। अब यहाँ से कर दिया है, लिखा है डिस्क्राइब, ठीक है, यहाँ पर डिस्क्राइब नेम इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। अब एयर पॉल्यूशन क्या होता है, देखिए आपको एयर पॉल्यूशन क्या होता है, हवा में कोई भी डिस्टर्बेंस होता है जिससे हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, जो बीमारी काजेज कर देती हैं। पॉल्यूशन महाराज कर जाएं, ठीक है, महाराजा की जय ठीक, पॉल्यूशन आता है क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन पॉल्यूशन से ही पूछा जाता है। पॉल्यूशन क्या होता है, एयर पॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। लिखा है एनी अनडिजायरेबल चेंज इन एयर दे कॉज द डिजीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। कहने का मतलब तुम्हारे पास क्या होता है, दोबारा सुनिए, एनी अनडिजायरेबल चेंज इन एयर, ठीक है, दे कॉजेज डिजीज, ये डिजीज को कॉजेज करते हैं, ठीक, आप लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज एयर पॉल्यूशन, उसको क्या बोला जाता है बाबू, एयर पॉल्यूशन बोलते हैं, सिंपल सा, ठीक है। हिप सिंपल सा होता क्या, देखिए आप आपको बताते हैं, जैसे हवा है, हवा में कोई भी ऐसे अनडिजायरेबल चेंज आ जाएगा जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए नुकसानदेह है, ठीक है, तो वो तुम्हारे पास होती है। लिखा है एनी पॉल्यूशन, ठीक है, एनी पॉल्यूशन इज रिलीज ऑफ द पॉल्यूटेंट सच एज गैसेस हो सकता है, पार्टिकल हो सकते हैं, डस्ट पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल हो सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट में क्या लिखा, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल ईटीसी द एयर डैट इज हार्मफुल टू द ह्यूमन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट के लिए, ये सब चीज़ दिक्कतें करते हैं, उन्हें हम एयर पॉल्यूशन कहते हैं। कुछ ऐसे गैसेस होती हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब करती हैं। लिखा सर्टेन गैस प्रेजेंट इन इन्वायरमेंटल एनी चेंजेज इम्बैलेंस, ठीक है, एयर गैस कॉज द एयर पॉल्यूशन, मतलब हमारे एटमॉस्फियर में देखा जाए तो कौन कौन सी गैसेस है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन तथा अदर गैसेस है। अब बताइए ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फियर में देखा जाए तो 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड देखा जाए 0.003% है, नाइट्रोजन देखा जाए तो 78% है, अदर गैसेस रिमेनिंग जितनी बची हुई है सब। अब बताओ इसमें कोई इम्बैलेंस होगा तो समझ जाने हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। अब कहेंगे सर कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, अब 4% होगा तो भाई आदमी मरना स्टार्ट हो जाएगा, सही से सांस नहीं, इतना तगड़ी गर्मी पड़ेगी आप पागल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास एयर पॉल्यूशन, मतलब ये जो तुम्हारे पास होते हैं डिस्टर्बेंस हो गए तो एयर पॉल्यूशन होगा। आशा करते हैं एयर पॉल्यूशन समझ में आया होगा, ठीक। अब यानी इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन गुरुदेव क्या होता है, इनका जो इफेक्ट क्या होता है, हैजार्ड इफेक्ट एयर पॉल्यूशन ऑन द इन्वायरमेंटल कई हो सकते हैं। जैसे तुम्हारे पास पहला आदमी की डिजीज हो सकती है, कौन कौन सी डिजीज, सबसे पहले रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लिखा एयर पॉल्यूशन हैज द रिजल्ट टू सेवरल रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो जाएगा जैसे, और उसके साथ साथ तुम्हारे पास क्या होगा, हार्ट डिजीजेज हो जाएंगे ह्यूमन को, जिससे ह्यूमन एक्टिविटी पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। लिखा द कॉज ऑफ लंग कैंसर, ये लंग कैंसर करते हैं, अस्थमा हो गया और रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम बहुत सारी हो सकती हैं, हाँ अस्थमा हो गया, टीबी हो गया, ठीक है, तो ये सब दिक्कतें हो सकती हैं। चिल्ड्रन कॉजेज निमोनिया, बच्चों में क्या हो जाएगा, निमोनिया, हाँ COPD हो जाएगा, तो ये सब तुम्हारे पास डिजीज हो सकता है। उसके साथ साथ देखा जाए तो हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग भी हो सकता है।
ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है। ग्लोबल वार्मिंग में तुम्हारे पास क्या होगा, जैसे हमारे एटमॉस्फियर में जो गैस की मात्रा है, टेम्परेचर, वो इम्बैलेंस हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। एसिड रेन हो सकता है, ओजोन लेयर डिप्लेशन हो सकता है, यानी ओजोन लेयर डिप्लेशन हो जाएगी तो यूवी रेज हमारे धरती पर आएगी जो बहुत दिक्कत कॉजेज करेगा। डैमेज एक्वाटिक लाइफ, अब बताइए यदि एयर पॉल्यूशन होगा तो हमारे पास जो हमारे पास एक्चुअल में जो देखा जाए हो रहा है, क्या बोलते हैं, ठीक है, इम्बैलेंस हो रहा है, ठीक है। अब एक्वाटिक लाइफ को क्या चाहिए, पानी चाहिए, वो भी घुला होना चाहिए, ठीक है, पानी नहीं, एक्वाटिक लाइफ को पानी के साथ साथ तुम्हारे पास पानी नहीं, हवा साथ होना चाहिए, ठीक है, ये तुम्हारे पास हो रही है, ठीक है। तो डैमेज एक्वाटिक लाइफ को क्या कर देती है, डैमेज कर देती है। ब्रेन स्टॉक ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ब्रेन स्टॉक हो जाएगा, जो बड़ी खतरनाक बीमारी, मरने का चांस 100% है, ठीक है। इंक्रीज बीपी, यानी ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाएगा, स्किन प्रॉब्लम हो जाएगा, रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों में यदि प्रॉब्लम हो रही है तो समझिए एयर पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा है एयर पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। इसी के नीचे जस्ट क्वेश्चन पूछा है, लिखा हाउ कैन एयर पॉल्यूशन बी कंट्रोल, मतलब एयर पॉल्यूशन को तुम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो बताइए कैसे कंट्रोल कर सकते हो। पहला दिखाएंगे, लिखा, अब डायरेक्ट यहाँ से हम लिखते हैं क्वेश्चन वगैरह फॉलोइंग, ठीक। अब एयर पॉल्यूशन कहेगा, एयर पॉल्यूशन देयर कंट्रोल, तो एयर पॉल्यूशन जो बताएं उसी को लाके यहाँ टिप देना, तब आपका कंट्रोल लिखना, तब भी ऐसे मैनेज हो सकता है। एयर लिखा, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, ठीक है। सीएनजी यूज, हाँ सीएनजी का यूज करना चाहिए, डीजल और पेट्रोल का ना के बराबर, सीएनजी के साथ साथ इलेक्ट्रिक गाड़ियों का प्रयोग करिए तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। पहले ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था तगड़ी होनी चाहिए। ड्राइवलेस, ठीक है, ड्राइवलेस मतलब कम से कम आप क्या करिए, ड्राइव करिए। यूज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा उपयोग करिए। उसके बाद कारपूल हो गया, बाइक हो गया, वॉक हो गया, ये सब ज़्यादा चलेंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी हमारे इन्वायरमेंट के लिए। यू कैन आल्सो चूज द फ्यूल इफिशियंट इलेक्ट्रिक, देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल, सीएनजी व्हीकल का उपयोग करेंगे तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। अब तो देखेंगे इलेक्ट्रिक भी गाड़ियाँ, बाइक, चार पहिया पहिया सब आ रही है, सीएनजी ट्रक चल रहे हैं तगड़े तगड़े, ठीक है, तो ये सब काम कर रहे हैं, ठीक। एनर्जी को आपको क्या करना है, यूज करना है, ठीक है, यूज मतलब उतना ही बचाना पड़ेगा, ठीक है। अब लिखा है सर, ठीक है, यूज लेस एनर्जी बाय द टर्निंग ऑफ, ठीक है, लिखा टर्निंग ऑफ लाइट, मतलब आप रूम से निकलिए तो लाइट को बंद कर दिए, पंखा बंद कर दिए, एसी, फ्यूलर कूलर सब बंद कर दीजिए, ठीक। जब चाहिए तभी यूज करिए। इलेक्ट्रॉनिक व्हेन यू, ठीक है, लीव एज अ रूम यूजिंग एनर्जी इफिशियंट एप्लीकेशन, मतलब ऐसा तुम्हारे पास सीएनजी का फुल क्या होता है, कंप्रेस यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता बर्दाश्त, ठीक है। तो ये क्या होता है, यूजिंग द एनर्जी इफिशियंट एप्लीकेशन होता है, मतलब ऐसा इक्विपमेंट कीजिए जो एनर्जी कम से कम खींचे। अब सब बहुत सारा मार्केट में आता है, देखेंगे पहले 100 वाट का ऐसे यू वाला बल्ब आता था, देखे होंगे थोड़ा सा, ठीक है, 100 वाट का ये वाला बल्ब आता था पहले, तो ये 100 वाट लेता था। अब बताओ 10-10 वाट का इसे क्या कर सकते हैं, एलईडी क्या कर सकते हैं, डस्ट यूज कर सकते हैं, ठीक, ये हो जाएगा। एवॉइड प्लास्टिक बैग यानी बर्निंग, मतलब वही प्लास्टिक ऑब्जेक्ट रहे तो प्लीज़ आपसे अनुरोध है वो नहीं जलाइए, क्यों, क्योंकि बड़ी तगड़ा पॉल्यूशन करता है, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करना। प्लास्टिक बैग आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये गलता नहीं है, लंबे समय तक डिकम्पोज भी नहीं होता। बर्निंग प्लास्टिक रिलीज द पॉइजन गैस इनटू द एयर, मतलब ये हमारे पास खतरनाक गैस होती है जो निकालते हैं हमारे पास एयर पे, जो डैमेज कर सकते हैं। रिड्यूज एयर कंडीशनर, एयर कंडीशन का क्या करिए आप, एसी का कम से कम यूज करिए, यदि हो सका तो नेचर के पास रहें तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। देखिए देसी लोग नेचर के पास ही रहते हैं, अभी गांव में देखेंगे गर्मी पड़ रहा है तो पेड़ के नीचे बागी में खटिया बिछा बल भर सोएंगे, कोनो टेंशन नहीं। बट हम सब लोग क्या हो गए जो शहरों में रह रहे उनके लिए बहुत सारी परेशानियां हो जा रही हैं, ठीक। और रिड्यूज एयर कंडीशन, तो ये तो बता ही दिए। एवॉइड बर्निंग गैबेज यानी गार्बेज, मतलब आपको क्या करना, कूड़ा वगैरह जलाना नहीं है, ज़्यादा ज़्यादा पेड़ लगाना है, देखो प्लांट ट्री करना है, बहुत ज़्यादा पेड़ लगाना है, आपकी मदद है, ठीक है, आप कर सकते। क्वाइट स्मोकिंग, मतलब जो धुआं हो रहा है उसे बंद करिए, ठीक है। प्लांट मोर ट्री, मतलब प्लांटिंग मतलब मोर ट्री, बहुत ज़्यादा पेड़ आप लगाइए। इन्वेस्ट इन ए कार एयर प्यूरीफायर, मतलब क्या करिए आप पैसा थोड़ा सा लगाइए और अपने कार के, या कार हो गया, बाइक हो गया, बस, ट्रक, कुछ भी हो गया, उसमें प्यूरीफायर लगा दीजिए, क्यों, क्योंकि उससे धुआं निकल हमारे एटमॉस्फेयर में शुद्ध रहे, प्योर करके निकाले। यूज अल्टरनेट एनर्जी, सोलर एनर्जी का ज़्यादा यूज करिए, सीएनजी का ज़्यादा यूज करिए, इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा यूज करिए जो ज़्यादा सूटेबल रहेगा, ठीक। तीसरे का ये बी था, तीसरे का सी तो उनसे क्वेश्चन पूछा है वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, अब थोड़ा तेज़ी से चलते भाई। तीसरा एक्सप्लेन द मेन इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन, तो सबसे पहले वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है, इसको हम पूरा डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक। वेट करिए बता 1 मिनट।
ठीक, आप कहाँ गए? आ गए, पानी भी नहीं पीने जाने दोगे क्या भाई? 1 घंटा कंटिन्यू लेक्चर देते हो गया है एटलीस्ट। ठीक है, तो पानी तो कम से कम पीना चाहिए भाई। पानी जल ही जीवन है गर्मी में। खाना कम खाइए, पानी बल भर पीजिए इस समय। ठीक है, फ्रूट वगैरह बल भर पीजिए। ठीक है, लस्सी उस्सी दही वही मिले तो वीआईपी हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो क्या लिख रखा है बाबू? कहाँ चला गया बहु क्वेश्चन? हम्म, कह दिया तुम्हारे पास मेन इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन, सॉरी एयर नहीं, वाटर पॉल्यूशन के बारे में बताना पड़ेगा। तो ये आपके सामने सबसे पहले हम बता देते हैं वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, सिंपल सा। ठीक है, वाटर पॉल्यूशन अकर व्हेन द हार्मफुल सब्सटेंस या कंटामिनेटेड वाटर बॉडी मेकिंग द टॉक्सिक अनसेफ फॉर ह्यूमन और इन्वायरमेंटल। कहने का मतलब पानी में कोई ऐसा चीज़ पाया जाए, ठीक है, जो हमारे लिए और इन्वायरमेंट के लिए खराब हो, ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है? वाटर पॉल्यूशन बोला जाता है। तो वही चीज़, वो हार्मफुल सब्सटेंस तुम्हारे पास ह्यूमन के लिए थोड़ा सा खराब हो, इन्वायरमेंटल के लिए खराब हो, जो हमारे नेचर को टॉक्सिसिटी प्रोवाइड करे। तो ये सब चीज़ वाटर में यदि पाई जाएगी तो हमारे पास वाटर पॉल्यूशन हो जाएगी। जैसे पहले ज़माना में देखे थे, कपड़ा वपड़ा गढ़े में धोया जाता था, लोग नहाते थे, उसी का पानी लेकर उपयोग करके पी लेते थे नदियों किनारे से। ठीक होता था ना, ऐसे एक्चुअल में रियलिटी होता था। बट हम ही सब पॉल्यूशन कर करके उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। ठीक है, तो टॉक्सिसिटी कौन किया? ह्यूमन तो किया है। व्हेन वाटर गेट द पॉल्यूटेड इनटू द, ठीक है, एडवर्सली इफेक्ट ऑल लाइफ फॉर्म दैट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट डिपेंड अपॉन द सोर्स ऑफ वाटर। मतलब यदि देखा जाए जितने भी ह्यूमन हैं, ठीक है, जितने भी ह्यूमन हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट से अपनी लाइफ से किससे जुड़े हुए हैं? पानी से जुड़े हुए हैं। अब पता हो पानी नहीं मिलेगा तो पूरी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। तो ये सिंपल सा क्या हो जाएगा? वाटर पॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन। सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन कहाँ से आता है? इंडस्ट्रीज इन्फ्लुएंट, मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं अपना खराब मटेरियल सीधे पानी में डाल देती हैं, उससे हमारे पास वाटर पॉल्यूशन हो रहा है भाई। ठीक है, यहाँ हो गया। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा सोशल एंड रिलीजन प्रैक्टिस। बहुत सारे तुम्हारे पास सोशल और रिलीजन प्रैक्टिस होती है। जैसे अभी, ठीक है, गंगा किनारे लोग जाते हैं तो उसमें फूल माला भी फेंकते हैं। देखिए, फूल माला फेंकेंगे तो एटलीस्ट डिकम्पोज हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं। फेंकिए, कोई टेंशन नहीं, वो हमारा धर्म है भाई, फेंक सकते हैं। ठीक है, किसी भी धर्म को अपना काम कर सकते हैं। बट उसमें जो पन्नी वगैरह होती तो प्लीज़ आप पानी में मत फेंकिए, क्योंकि पानी डिकम्पोज नहीं होता भाई। ठीक है, जब डिकम्पोज नहीं होगा तो जाहिर सी बात पॉल्यूशन कॉजेज करेगा। तो सोशल तथा रिलीजन जो प्रैक्टिस यानी कल्चर होते हैं हमारे वाटर पॉल्यूशन को दिक्कत करते हैं। ठीक, तो ये दिक्कतें हो जाएंगी। ठीक, यूज ऑफ डिटर्जेंट, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर। मतलब क्या कर दिए, जो आप यूज कर रहे हैं, डिटर्जेंट प्रयोग कर रहे हैं, उसके साथ डिटर्जेंट से हमारी पानियाँ खराब हो रही हैं, पेस्टिसाइड प्रयोग कर रहे हैं, फर्टिलाइजर, ये सब हमारी पानी को ख़राब करते हैं धीरे धीरे। अब बहुत सारा डिफॉरेस्टेशन कर देंगे, यदि पेड़ काटेंगे तो जाहिर सी बात वाटर पॉल्यूशन होगा। ठीक है, अर्बनाइजेशन, बड़ी बड़ी तुम्हारे पास हम सिटी बसा दे रहे हैं। ठीक है, नदियों को तोप के। ठीक है, अब देखो, पहले देखे गांव में गढ़ाई उड़ाई ज़्यादा रहती, तो देखेंगे प्रधान उधान मिल के उसे पटवा के खेत बनवा लेते हैं, या कोई पट्टा करवा लेता, अपना काम हो जाता। तो ये वाटर पॉल्यूशन, सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन दिया गया है। ठीक है, कितना सारा है जी। इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन, इसका मेन इफेक्ट क्या होता है? सबसे पहले हेल्थ पे क्या प्रॉब्लम पड़ेगी? बहुत सारे डिजीज हो जाएगी। जैसे तुम्हारे पास क्या हो जाएगी डिजीज में? इन्फर्ट मोर्टालिटी, बचपन में आदमी की मृत्यु हो जाएगी। हेल्थ प्रॉब्लम बहुत सारी हो सकती है। अकॉर्डिंग टू WHO देखा जाए तो 3.4 मिलियन पीपुल फ्रॉम वाटर बर्न डिजीज, मतलब पानी से वो बीमार हो रहे हैं हर साल। ठीक है, लिखा फूड चेन कंटामिनेटेड, मतलब फूड चेन ही डिस्टर्ब हो जाएगा। सर कहेंगे हम डायरेक्ट उस पर काम नहीं करते, तो बताओ किसी ने इनडायरेक्ट रूप से करते। जैसे घास हो गया, घास में तुम खराब पानी प्रयोग करेगा तो उसको इंसेक्ट खाएगा, इंसेक्ट को फ्रॉग खाएगा, तो ये भी इन्फेक्टेड, ये भी इन्फेक्टेड, ये भी इन्फेक्टेड, सब कुछ क्या होगा? इन्फेक्टेड हो जाएगा। अब मान लेते हैं तुम्हारे पास क्या होगा? ग्रास को फिश खाई। ठीक है, अब कहेंगे सर गढ़े में कहाँ घास होती है? छोटे छोटे यानी फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, तो ये क्या आएंगे? फिश को खाएंगे, लार्ज फिश को ह्यूमन खाएंगे। तो ये बताओ जो आप खराब किए हैं तो आपके शरीर के अंदर आएगा कि नहीं? यस सर आएगा। तो ये कंटामिनेटेड फूड को ही खराब कर रहे हैं। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा है लॉ का पोर्टेबल वाटर की अपने यहाँ कमी हो रही है। पीने योग्य पानी हर एक घर में देखेंगे एटलीस्ट फिल्टर लगा होगा। ठीक है, जो क्या कर रहा है? पानी को फिल्टर करके दे रहा। दूषित कौन कर रहा है? हम ही सब लोग मिलके कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज हो जाएगी। पैसे प्रेजेंट टाइम में आप देख ही रहे हैं अपने यहाँ। ठीक है, बारिश होना चाहिए जून में, जिससे किसान को थोड़ा सा फायदा, बट इसी समय बल भर बारिश दे रहे हैं। ठीक है, बरस दे रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो पानी की कमी हो जाएगी तो दिक्कतें होब करेंगे। फिर क्या लिख रखा बाबू?
इकोनॉमिक कॉस्ट मतलब पैसा तो भाई लगेगा। एयर पॉल्यूशन, अब बताओ एयर पॉल्यूशन हो जाएगा, वाटर बॉडी को ट्रीट करने के लिए, एक्सपोज करने के लिए, मैनेज करने के लिए हमें पैसा तो लगेगा। लिखा मैनेजिंग तथा रिस्टोरिंग पॉल्यूशन यानी पॉल्यूटेड वाटर बॉडी कैन बी यानी एक्सपेंसिव, थोड़ा पैसा लगता है, ठीक है। यानी ऑक्सीजन डिप्लेशन मतलब ऑक्सीजन की हमारे एटमॉस्फेयर में कमी हो जाएगी, ठीक। अब न्यूट्रिशन पॉल्यूशन हो जाएगा, माइक्रोबियल पॉल्यूशन हो जाएगा, सस्पेंडेड पॉल्यूशन हो जाएगा। ये सब पॉल्यूशन किसी कारण से हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन के कारण हो रहा है। अब वाटर पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल करोगे? वाटर पॉल्यूशन को एक्चुअल में देखा जाए तो रियलिटी में कैसे करो, प्रॉपर डिस्पोजल करेंगे, मतलब कोई भी चीज़ हम उसमें नहीं डालेंगे दिक्कतें जो हमारे पास वाटर को कर सके, तो इससे हम वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल कर सकते हैं। रिसाइकलिंग मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट उपयोग करेंगे जो बार बार हम रिसाइकल कर सकें, ये होगा। रिड्यूस प्लास्टिक वेस्टेज, याद रखना पानी में प्लीज आप प्लास्टिक पन्नी वगैरह मत फेंका करिए, क्यों? क्योंकि वो बहुत दूषित करता है पानी, ठीक है, वो क्योंकि गलता भाई नहीं है। तो रिड्यूस प्लास्टिक वेस्टेज को हमें रिड्यूस करना। एजुकेट द पीपल, लोगों को जाकर जागरूक करना, भाई पानी को आप ख़राब न करिए, क्योंकि यही इतना ही पानी हमें इसमें पीना, खाना पीना, ज़िंदगी, अपने फ्यूचर के लिए भी बताना हमारी आने वाली पीढ़ी को, तो लोगों को एजुकेट करना। अंडरस्टूड वेस्टेज मैनेजमेंट मतलब कंपनियों से, फैक्ट्रियों से जो बड़ी बड़ी हो रही हैं, उनसे जो भी पानी निकल रहा है, ठीक है, जो भी पानी निकल रहा है उसको ट्रीट करके ही हमारा नदियों में डालना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा कंट्रोल के बारे में। अब नेक्स्ट तुम्हारे पास लिख रखा नॉइज़ पॉल्यूशन गुरुदेव क्या होता है, ठीक है। अब सामने दिया गया क्वेश्चन में, ठीक है, कि एयर पॉल्यूशन हो गया, ये हो गया, ठीक है। इस पे आ जाते हैं जी चौथे पे शॉर्ट नोट ऑन नॉइज़ पॉल्यूशन। नॉइज़ पॉल्यूशन पे आपको क्या करना पड़ेगा? शॉर्ट नोट लिखना पड़ेगा। तो आपके सामने नॉइज़ पॉल्यूशन क्या होता है, जैसे आप चुपचाप बैठे हुए हैं तो कोई ऐसा गाना कोई बजा दे तो आपकी शांति भंग हो जाए, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा सा इरिटेशन पैदा हो, बहुत सारी दिक्कतें हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे बाबू? साउंड, यानी नॉइज पॉल्यूशन या साउंड पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, बात एक ही है। दिखा द वर्ड नॉइज इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड नोजिया, जिसका मतलब क्या होता है? वोमिटिंग है, नोजिया होता। नॉइज इज द अनप्लेसेंट अनडिजायरेबल साउंड विच लीड टू द डिसकम्फर्ट इन द ह्यूमन बीइंग, मतलब क्या होते हैं? अनप्लेसेंट होते हैं और अनडिजायरेबल होते हैं, जो किसके लिए? साउंड हमारे पास डिस्कम्फर्ट इन ह्यूमन बीइंग, मतलब वो ह्यूमन बीइंग है डिस्कम्फर्ट अपने आप को फील करता, तो उसको क्या बोला जाता भाई? नॉइज पॉल्यूशन बोला जाता, ठीक। द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड में बी मेजर डेसिबल, मतलब अब इसके लिए बहुत सारे रूल लगाए जाते हैं। यदि एक्चुअल में देखा जाए तो नॉइज पॉल्यूशन को इसमें नापा जाता है, डेसिबल में नापा जाता है, ठीक। डीजे जो चलते हैं तो सरकार की एक मानक होती है इसके, आप इससे ज़्यादा आप डीजे नहीं चला सकते, बट बारात और रात में देखेंगे जब तक डीजे न चले, भोजपुरी गाने न चले, तो अब फीलिंग नहीं आती है कि आज बारात आए हैं, ठीक है, ये होगा। अब इसमें डिफिनेशन, एग्जैक्ट डिफिनेशन तुम्हारे पास क्या होगा? अकॉर्डिंग टू WHO, ठीक है, लिखा है वर्ड, लिखा एनी अनडिजायरेबल चेंज इन साउंड दे कॉज ए डिजीज ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज नॉइज पॉल्यूशन। तो ये हो जाएगा। कई तरह के नॉइज पॉल्यूशन हो सकते हैं, ट्रांसपोर्ट नॉइज से हो सकता है, ठीक है, नाइबरहुड यानी तुम्हारे पास अगल बगल से हो सकता है, इंडस्ट्री नॉइज हो सकता है, तो ये कईयों यानी नॉइज पॉल्यूशन इस कारण से हो सकता है। अब सोर्स तुम्हारे पास क्या होता है? लिखा सोर्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ठीक, कंपनियों में मशीन चलेंगी तो इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग होगा करेगा, बड़ी बड़ी मशीन चलेगी तो क्या निकालेंगी? आवाज़ निकालेगी, तो इससे हो सकता है। व्हीकल, ठीक है, व्हीकल तुम्हारे पास जो गाड़ियाँ वगैरह चल रही हैं उससे भी तुम्हारे पास साउंड पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन हो रहा है। इवेंट जैसे वेडिंग हो गया, फंक्शन पार्टी हो गया, बड़ भर डीजे चलाएंगे, ठीक है, बड़ भर डीजे चलाएंगे, गुड मॉर्निंग, ठीक है, बहुत सारा बड़ भर डीजे चलाएंगे तो उससे भी हमारे पास पॉल्यूशन हो सकता है। कौन सा पॉल्यूशन? नॉइज पॉल्यूशन। कंस्ट्रक्शन साइट में जैसे माइनिंग हो रही, बिल्डिंग बन रही, इन सब में भी बहुत सारा पॉल्यूशन निकलता है, ठीक है, तो ये सोर्स हो गया। अब इफेक्ट ऑफ, ठीक है, इफेक्ट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन ऑन हेल्थ, हमारे हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ता है? यदि आप नॉइज पॉल्यूशन में लंबे समय तक रहेंगे तो आपको हाइपरटेंशन का शिकार हो जाएंगे, ठीक। हाइपरटेंशन मतलब आपकी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। हियरिंग लॉस, सुनने की क्षमता कम हो जाएगी, ठीक है। आपसे अनुरोध है, जैसे आप ईयरफोन पे सुन रहे हैं या आप कोई चीज़ लगा रहे हैं जैसे कान में, ठीक है, ब्लूटूथ वगैरह, तो लंबे समय तक न लगाइए, जैसे 1 आध घंटा लगा के फिर आप हटा दीजिए, ठीक है, फिर उपयोग करिए, क्योंकि लंबे समय तक करेंगे तो आपकी कान डैमेज हो जाएगी, लॉस हियरिंग हो सकती है। स्लीपिंग डिसऑर्डर, सोने में आपको दिक्कतें होंगी। कार्डियोवास्कुलर इशू, बहुत सारे तुम्हारे पास हार्ट में दिक्कतें हो सकती हैं, तो ये तुम्हारे पास दिक्कतें हो सकती है, जिससे आपको लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है।
कंट्रोल ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल करेगा, रिड्यूस नॉइज लिखा है, रिड्यूस नॉइज फ्रॉम द व्हीकल, मतलब आपकी जो गाड़ियाँ हैं तो ऐसा चीज़ लगा दो जिससे कम से कम आवाज़ निकले, जैसे बुलेट है धड़ 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 मारते हैं लोग एकदम से छपरी टाइप में, ठीक है, होता है ना, देखेंगे, ठीक है, तो वो करते हैं क्या एक्चुअल में, ठीक है, इंजन को ऑन ऑफ करते हैं तो बहुत सारा नॉइज पॉल्यूशन होता है, ठीक है। बट होता क्या, अभी हमारे यहाँ थे चौराहे पे एक लोग कर रहे थे तो कोई वीडियो बना के सेंड कर दिया RTI ऑफिसर पे, आए टांग के ले गए भाई, पिलानती हम जानते मारते 1700 का पिलानती मार दिए मतलब थोड़ा सा दिक्कत में सब काम चला गया। शांति से चलाइए, ठीक है, शांति से चलाइए, कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है, ये हो गया, बट दिखाते हमारे पास है, ठीक है। रिड्यूस नॉइज पॉल्यूशन फ्रॉम लाउड स्पीकर, मतलब लाउड स्पीकर जो लगाए, डीजे लगाए, जंक्शन पार्टी में होने वाले सब कुछ क्या होगा, नॉइज पॉल्यूशन कर रहे हैं। रिड्यूस नॉइज पॉल्यूशन फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन साइट पे क्या कर दीजिए, एब्जॉर्बर लगा दीजिए, एब्जॉर्बर मतलब जो आवाज़ को थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्ब कर ले तब निकले। यूज नॉइस इंसुलेटर इंसुलेशन ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा जो हमारे पास नॉइज को इंसुलेशन कर दे, कम कर दे, ठीक है, तब काम हो जाएगा। तो नॉइज पॉल्यूशन आएगा तो क्या लिखेंगे, नॉइज पॉल्यूशन यहाँ लिखेंगे, टाइप लिखेंगे, सोर्स लिखेंगे, इफेक्ट लिखेंगे, कंट्रोल कैसे करना है, इतना चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, अब इधर थोड़ा सा तेजी से चलते हैं। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्या होता है, ये चौथे का बी वाला क्वेश्चन है, क्या पूछा है जी क्वेश्चन में, कह दिया 60 नोट ऑन रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के बारे में, मतलब पूरा डिटेल में आपको लिख देना। तो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये तो अभी बता रहे हैं भाई, ये बता दी, उससे पहले ही बता दी, चलो कोई दिक्कत नहीं। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्या होता है इसके बारे में समझिए, मतलब ऐसा सब्सटेंस जो रेडियो एक्टिव नेचर का होता और वो पॉल्यूशन करता तो उसको रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन करते हैं। जैसे आपके मोबाइल में कोई ना कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लगा होगा, ठीक, अभी हमारे 10th का क्लास का एक लड़का पूछा था, सर मोबाइल में सोना लगा होता है क्या जो सोनी, जैसे मदर बोर्ड है ना, मदर पे बोर्ड पे से जो लाइनिंग की रहती है, सर कह रहा था वो सोना लगा हुआ क्या, कहे नहीं भाई सोना नहीं, एक्चुअल में वो अच्छी क्वालिटी का मेटल होता है जो लंबे समय तक चलता है, ठीक है ठीक। जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं वहाँ पर थोड़ा सा मोबाइल में रेडियो एक्टिव यानी एक्टिव होता है, हाँ रेडियो एक्टिव होता है जो हमारे रेडिएशन पैदा करता है, हमारी हेल्थ के लिए बड़ी खतरनाक होता है मोबाइल वगैरह। रेडियोएक्टिव पॉल्यूशन इज ए कॉजेज बाय द अनमिटिगेटेड रिलीज ऑफ द रेडियोएक्टिव एलिमेंट, ठीक है, हाँ जय हिंद भाई, ठीक है, एलिमेंट वेस्ट इनटू द लैंड वाटर, ठीक है, एयर नियर बाय द लिविंग आर्गन, कहने का मतलब मान लेते ये पेन एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है तो इसके इर्द गिर्द में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, इसकी इर्द गिर्द में कहीं भी तुम रहोगे तो यहाँ से रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, क्योंकि रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है तो रेडियोएक्टिव रेडिएशन निकालेंगे तो हमारे हेल्थ पे बहुत तगड़ा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, कहीं भी रखे तो वो यदि हमारे धरती पर रखेंगे तो लैंड पॉल्यूशन, पानी में फेंकेंगे तो वाटर पॉल्यूशन, एयर में फेंकेंगे तो एयर पॉल्यूशन, सब कुछ करेगा और ह्यूमन हेल्थ पे बड़ी गंदा इफेक्ट डालता भाई, रेडिएशन बड़ी तगड़ा करता। दीज रेडियो एक्टिव मटेरियल वेन रिलीज द आयनाइज अर्बनाइजेशन, ठीक है, विच पॉल्यूट द पॉल्यूटेंट कंटामिनेटेड इज द सराउंडिंग, मतलब अब ये जहाँ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जहाँ रहेगा तो अपने इर्द गिर्द में क्या करेगा, वो अपने सराउंडिंग में बहुत सारा आयनाइज करेगा, आयनाइज मतलब आयनाइजिंग रेडिएशन निकालेगा, इससे दिक्कतें हो सकती हैं। सच रिलीज अकर द रिजल्ट ऑफ द, ठीक है, रेडियो एक्टिव डिकेइंग ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट ड्यूरिंग द न्यूक्लियर एक्सपोजर के समय भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस थोड़ा सा निकलता है, ठीक है, बगैर रेडियो एक्टिव लाइफ भी नहीं चल पाएगी, 5G चल ही चाहिए सबको, हाँ भाई बिना उसके हम चल ही नहीं सकते, बताओ मोबाइल के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते इस टाइम। अभी मोबाइल देखा जाए तो घर पे ही या स्कूल पे भी हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे पास मोबाइल लाओ उसी में नोट भेज देंगे अपना पढ़ लेना, ये हो रहा, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन एंड टेस्टिंग के दौरान रेडियो एक्टिव का उपयोग किया जाता है जो हमारे हेल्थ के लिए दिक्कत होता। डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्टेज, जो भी तुम्हारे पास न्यूक्लियर वेस्टेज उसको डिस्पोज करना तो उसको भी रेडियो एक्टिव निकलेगा। माइनिंग रेडियो एक्टिव ओर, मतलब रेडियो एक्टिव ओर जब निकाला जाता धरती से तो उससे जो माइनिंग की जाती है उससे भी रेडियो एक्टिव सबसे निकलता है। न्यूक्लियर पावर जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं तो ये सब दिक्कतें होती हैं इन सब चीज़ें से, ठीक। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, इफेक्ट ऑफ, ठीक है, इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्या करेगा, अब बताओ यदि ऐसे यहाँ ऐसे एरिया में रहता है जहाँ पर रेडिएशन ज़्यादा होती तो सबसे पहले स्किन आपकी डैमेज हो जाएगी, ठीक, स्किन डैमेज हो, इससे दिक्कतें हो जाएंगी। रेडिएशन कॉजेज द बर्न, रेडिएशन क्या करेगा, जलन उत्पन्न करेगा। रेड लेसन मतलब आपके स्किन पे से रेडनेस हो जाएगा, सोर हो जाएगा यानी घाव हो जाएगा। विच लीड टू स्किन कैंसर, अब लंबे समय तक रहेगा आपको स्किन कैंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट में सेल को भी डैमेज कर सकता है, तो ये लिखा सेल को डैमेज करता है, बताओ सेल डैमेज हो जाएगा
तो जाहिर सी बात सेल ही बिल्डिंग ब्लॉक है तो पूरा डैमेज हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा यहाँ से। प्लांट भी तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे भाई, डैमेज हो जाएंगे। ठीक, ये हो जाएगा। फिर क्या लिखा, इकोसिस्टम तो भाई डैमेज हो ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि सिस्टम भी खराब हो जाएगा तो समझ लो पूरी दुनिया खराब हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके बारे में। फिर क्या लिखा, कंट्रोल रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, कैसे तुम कंट्रोल कर सकते हो, आपको बता देना चाहते हैं। प्रॉपर डिस्पोजल, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कुछ भी रहे तो उसका एक बंद कंटेनर में रखना है और प्रॉपर डिस्पोजल करना। लैंड यानी क्या, लैंड फिलिंग मतलब बहुत गहराई में इसे रखना, क्योंकि रेडिएशन धरती पर सरफेस पे ना आ सके, क्योंकि सरफेस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं। ठीक, ये हो गया। आइसोलेशन में ऐसी जगह रखेगा जहाँ आइसोलेशन कोई आदमी वगैरह न जाए। सीलिंग बढ़िया करनी चाहिए। वार्निंग का साइन लगा देना चाहिए कि रेडियो एक्टिव एरिया यहाँ पर आइए मत। ठीक, रिड्यूज प्रोडक्शन को हो सके कम से कम करिए। यानी मॉनिटरिंग न्यूक्लियर टेस्ट, मतलब कोई सब्सटेंस है तो उस पर टेस्ट करिए कि एक्चुअल में इसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस तक कितना रेडिएशन पैदा कर रहा है, हमारे हेल्थ के लिए सही है कि नहीं। तो ये सब आपको करना ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा क्वेश्चन, बायोस्फीयर क्या होता है, इसके बारे में हम आते हैं। ठीक है, बायोस्फीयर चौथे नंबर का सी नंबर क्वेश्चन है। कह दिया है यहाँ पर, कह रखा हाउ डज द एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर एग्रीकल्चर पॉल्यूट आवर बायोस्फीयर। मतलब आप लंबे समय से आप क्या कर रहे हैं, हमारे बायोस्फीयर में पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड प्रयोग कर रहे हैं, फर्टिलाइजर प्रयोग कर रहे हैं, तो हमारा क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपको बता देना चाहते हैं। सबसे पहले बायोस्फीयर क्या होता है। बायोस्फीयर, तुम पानी को मिला लो, सॉइल को मिला लो, एटमॉस्फेयर को मिला लो, उनसे एक स्फीयर क्रिएट होता है, उसी को बायोस्फीयर बोला जाता है। तो क्या लिख रखा, द बायोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर द लाइफ एग्जिस्ट इंक्लूडिंग एयर एंड वाटर। ठीक है, एयर हो गया, वाटर हो गया, चाहे सॉइल हो गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म, सब कुछ बायोस्फीयर के अंतर्गत ही आता है। अब हमसे मेन पूछा है पेस्टिसाइड तथा फर्टिलाइजर यदि एग्रीकल्चर में ज़्यादा अमाउंट में उपयोग करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे बायोस्फीयर पे, उसको हम यहाँ बता देते हैं। पहला, फर्टिलाइजेशन बूस्ट द क्रॉप बिल्डिंग, मतलब ये तो सही है, फर्टिलाइजेशन हमारे क्रॉप बिल्डिंग मतलब क्रॉप की उत्पादन को बढ़ा देता। बट एक्सेसिव यूज हैज टू है, यानी क्या लिखा है, हार्डेड द सॉइल, मतलब जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज करेंगे तो हमारे सॉइल को हार्ड कर देगा और उसकी फर्टिलिटी को रिड्यूज कर देगा, कम कर देगा। इस लिखा है स्ट्रेंथ है। ठीक है, इंसेक्टिसाइड प्रयोग करेंगे तो दिक्कत होगी। लिख रखा पॉल्यूटेड एयर और वाटर हो जाएगी, मतलब जो तुम्हारे पास एयर है वाटर वो भी पॉल्यूटेड हो जाएगी। इमिटेड ग्रीन हाउस गैसेज, मतलब जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो क्या हो जाएगी, इमिट होगी, जिससे दिक्कतें हो जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह हो जाएगी। क्रिएट तथा इन्वायरमेंटल रिस्क, इससे क्या होगा, तुम्हारे पास इन्वायरमेंटल रिस्क हो सकता है, जिससे बड़ी दिक्कतें होगी। ठीक, तो ये हो जाएगा यहाँ से। मोस्ट ऑफ द फर्टिलाइजर अप्लाई टू द सॉइल, मतलब मोस्ट ऑफ द फर्टिलाइजर देखा जाए तो अप्लाई टू द स्किन, इज वॉश अवे एंड ब्रोकन डाउन द बैक्टीरिया। अब बताओ, फर्टिलाइजर जाएंगे जो हमारे लिए सुटेबल बैक्टीरिया है वो डैमेज हो जाएंगे। और रिलीज द, ठीक है, रिलीज द स्टोरिंग ग्रीन हाउस गैस इनटू द बायोस्फीयर, हमारे बायोस्फीयर में एक बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस आएंगे जिससे दिक्कतें कॉजेज करेंगे। नेक्स्ट में सिंथेटिक पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर एप्लीकेशन स्टार्ट द डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल बायोडाइवर्सिटी, मतलब जो सिंथेटिक पेस्टिसाइडर होते हैं, फर्टिलाइजर होते हैं, अब उनका उपयोग करेंगे तो हम एटलीस्ट कंट्रोल पा सकते हैं जो बायोस्फीयर को। अब नहीं प्रयोग करेंगे तो डिस्ट्रक्शन ऑफ द सॉइल बायोडाइवर्सिटी, मतलब सॉइल को धीरे धीरे ये डैमेज करेगा। सॉइल हो गया, वाटर हो गया, एयर पॉल्यूशन एज वेज एज डैमेज नॉन टारगेटेड क्रिएचर, जैसे प्लांट को भी डैमेज करेगा। अब बताओ, इनडायरेक्ट रूप से हम क्या कर रहे हैं, सॉइल वाटर पानी खराब कर रहे हैं तो प्लांट भी खराब होगा, बर्ड्स भी खराब हो जाएंगे, मैमल फिश क्रॉप, ये सब भी हमारे इन्वायरमेंट पे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएंगे। ठीक, क्योंकि पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक प्रयोग करेंगे तो ये मत सोचना कीट को ही मारता। अब बताओ, प्लांट में धीरे धीरे डिपोजिट हो रहा है, उसको हम खा रहे हैं तो हमारे लिए भी दिक्कतें कॉजेज करता है। नेक्स्ट में लिखा दे हैव बीन, ठीक है, दे हैव बीन लिंक बाय द वेराइटी ऑफ ह्यूमन हेल्थ प्रॉब्लम, जैसे तुम्हारे पास क्या होगा, रेंजिंग फ्रॉम द शॉर्ट टर्म इफेक्ट लाइक हेडेक हो जाएगा, नोजिया हो जाएगा, लॉन्ग टर्म में करेंगे तो कैंसर तथा रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी जो मोबाइल आप यहाँ पे लिख रहे हैं तो हमारे टेस्टोस्टेरोन की कमी कर रहा है, जिससे अनफर्टिलिटी में दिक्कत होगी। मान लेते हैं आपकी शादी हो तो बच्चे होने में प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, होता है, बट सारे लोग कहेंगे सर हमारे यहाँ 2 बच्चे हैं 4 बच्चे हैं, उसका ज़्यादा टेंशन है, बट इफेक्ट पड़ता है। अब कंट्रोल कैसे करना है, यूज ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिस, मतलब ऐसा चीज़ का प्रयोग करना जो ऑर्गेनिक खादें वगैरह होती है। यूज ऑर्गेनिक तुम्हारे पास अबंडेंट, मतलब ऐसे चीज़ प्रयोग करना खाद वगैरह जो उसके अबंडेंट मिलते जुलते रहे। ठीक,
कि पेस्टिसाइड पुट ठीक है पुट आप स्टोन ड्रेनेज इन तुम्हारे पास गटर। अब क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो भी तुम्हारे पास पेस्टिसाइड है गटर वगैरह ड्रेन वगैरह में नहीं डालना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो उसमें भी कोई ना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिससे दिक्कतें करेगी। कंसीडर एप्लीकेशन साइट, मतलब क्या करेंगे, एप्लीकेशन साइट जाके उस पर साइड इफेक्ट के बारे में पूरा नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो ये हो जाएगा बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर आएगा तो कैसे लिखेंगे, बायोस्फीयर का इंट्रोडक्शन, उसके बाद पेस्टिसाइड तथा फर्टिलाइजर हमारे बायोस्फीयर पे कैसे इफेक्ट करता है वो, और कैसे लास्ट में कंट्रोल करना पड़ेगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिख रखा है यहाँ से, ठीक। नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी के बारे में आते हैं। देखिए सामने क्या को दिया, 5वां नंबर का पहला, डिस्कस ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी, मतलब भारत सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा एक तुम्हारे पास पॉलिसी चलाई गई है, ठीक है। कब चलाई गई थी? 2006 में। तो लिखा है नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी 2006 में चलाई गई थी, ठीक। अब इसका कहना क्या था, इसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट था, कब क्या लिखे, ठीक है। नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी फर्स्ट फार्मूलेटेड यानी 2006 में चलाई गई थी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वायरमेंट के बारे में सोचा गया था। डोमिनेंट थीम ऑफ NEP मतलब नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी, इसका नया थीम क्या था, डोमिनेट द पॉलिसी ऑफ द इंश्योर दैट पीपुल डिपेंड ऑन द पार्टिकुलर सोर्सेज, ठीक है। पार्टिकुलर सोर्सेज ऑप्टेन बेटर लाइवहुड होता है। कॉजेज तुम्हारे पास लिखा सोर्स ऑफ इनकम, यानी सोर्स ऑफ इनकम की दिक्कत हो सकती है, और लिखा फैक्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फार्म टू ऑफ द डिग्रीगेशन सोर्सेज। इससे तुम्हारे पास मतलब ऐसे कोई भी चीज़ तुम्हें काम नहीं करना जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए ख़राब हो सकता है। जैसे फॉरेस्ट रिसोर्सेज तगड़ा कराना, यानी इस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है, डिफॉरेस्टेशन को रोकना, माइनिंग को रोकना, लोकल एक्टिविटी सबको रोकने की जिम्मेदारी इसी पॉलिसी की होती है। लैंड रिसोर्सेज, कोई तुम्हारे पास वर्निशिंग फॉरेस्ट कर रहा है, मतलब पेड़ तगड़ा काट रहा है, या तुम्हारे पास लैंड को तगड़ा खनवा रहा है, ठीक है, जिससे डैमेज हो रहा है सॉइल यानी सॉइल की फर्टिलिटी डैमेज हो रही है, तो उसको आपको रोकने की जिम्मेदारी बनती है। फूड रिसोर्सेज देखा जाए तो फिशेस हो गए, एडिबल प्लांट को क्या कर सकते हैं आप, डिफेंड इफेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। मान लेते हैं ओवर कंजप्शन पर करना स्टार्ट करते हैं, ऐसा नहीं हो। वाटर रिसोर्सेज पॉल्यूटेड बाय द इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है ना, तो उसे जो पॉल्यूटेड करती हैं उसके द्वारा हो सकती हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑफ NEP मतलब ये तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी। इनका मेन उद्देश्य क्या होता है, फूड रिसोर्सेज को मेंटेन करना, वाटर रिसोर्सेज को मेंटेन करना, लैंड रिसोर्सेज को मेंटेन करना, एनर्जी रिसोर्सेज को मेंटेन करना, फॉरेस्ट रिसोर्सेज को करना, जो हमारी लाइफ के लिए क्या होती है, बहुत ही जरूरी होती है। लिखा इसेंशियल फॉर लाइफ सपोर्ट, लाइफ को सपोर्ट करने के लिए से चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए, लैंड चाहिए, एनर्जी चाहिए, फॉरेस्ट चाहिए सांस लेने के लिए, ठीक। ये हो जाएगा यहाँ से। अब तुम्हारे पास लिखा है, अब इन्हीं के बारे में थोड़ा हम यहाँ से एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। इसको PDF में हम दे देंगे, ठीक है। इसका नीड कहाँ पड़ती है, ये पॉलिसी क्या कर देती है, इन्वायरमेंटल रिलेटेड कोई भी इशू रहते हैं चुटकी में निपटा देती है, जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है, ठीक है। फिर क्या लिखा देयर आर नीड फॉर द बैलेंस एंड हार्मोनिक बिटवीन द इकोनॉमी सोशल इन्वायरमेंटल नीड ऑफ कंट्री, मतलब हमारे अगल बगल जितने भी इकोनॉमिक है, प्लांट है, पेड़ है, इन्वायरमेंट को बैलेंस करने के लिए ये आई थी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब धीरे धीरे डेवलपमेंट करने के लिए हमने क्या कर दिया था, ये पॉलिसी लाई थी, ठीक है। ठीक, अब चलिए जल्दी हो गया, ख़त्म होने वाला है, ठीक है। पार्ट तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, उसका C आ जाएगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, अब ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, लिख रखा है वाई द इन्वायरमेंटल सिस्टम, ठीक है। सिस्टम रिक्वायर मतलब हमारे पास इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट होती है। अब बताइए सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट होती है, जिसके प्रति रहेगा उसको अपना फुल करेगा। तो इन्वायरमेंट को मैनेज करने के लिए सिस्टम क्रिएट किया गया, उसी को क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम बोला जाता है, ठीक है। क्या लिख रखा है, एन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम इज ए स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क होता है, क्या होता है, ये स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क होता है। ऑर्गेनाइजेशन यूज टू मैनेज देयर द इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंटल सिस्टम तथा सस्टेनेबल वे, मतलब ये कहता क्या है, हमें इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा हमें उस सब चीज़ों के बारे में नहीं भागना चाहिए। तो ये सब मैनेज करता है कौन, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम करता है। अब लिखा गोल आप, इनका जो मेन उद्देश्य क्या होता है, इनके बारे में आते हैं। इनका जो मेन गोल होता है, हमें मैनेज करना, मिनिमाइज करना नेगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, मतलब ऐसा चीज़ नहीं प्रयोग करना है जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत तगड़ा ख़राब करे, तो इस सबको आप नहीं करना चाहिए, ठीक। कोई भी चीज़ प्रयोग करिए इको फ्रेंडली होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कुछ भी करिए
तो हमारे इकोसिस्टम के लिए मेंटेन होना चाहिए। निगेटिव इफेक्ट न हो, यदि हो तो बहुत कम हो, दिक्कत होगी। फॉर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट विद द कास्ट सेविंग, मतलब उसके साथ साथ आपको पैसा भी बचाना है कि पैसा उड़ाते रहें, नहीं, ऐसा नहीं बताना करना है। लिखा थ्रो इम्प्रूव वेस्टेज मैनेजमेंट, एनर्जी कंजप्शन एंड स्टडी, बहुत सारा तुम्हें क्या करना है, वेस्टेज मैनेजमेंट करने के लिए आपको बहुत सारा काम करना, जैसे ठीक है वेस्टेज मैनेजमेंट की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे शहर से जितना कूड़ा निकल रहा है, कचरा निकल रहा है, उसको मैनेजमेंट करने की व्यवस्था होनी चाहिए। एनर्जी कंज्यूम यानी कंजप्शन का आपके पास पार्ट होना चाहिए, स्ट्रेटजी होना चाहिए। लिखा कंप्लाई, ठीक है, कंप्लाई विद द रेगुलेट विद द प्रमोट इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब क्या करना पड़ेगा, यदि देखा जाए तो इन्वायरमेंटल पॉलिसी जो भी चल रहा है उसको प्रमोट करना, रेगुलेट करना इसी सिस्टम की जिम्मेदारी होती है। इसमें मेन फीचर क्या होता है, सबसे पहले इन्वायरमेंट को हमें कैसे क्या रखना, मैनेज करने के लिए प्लानिंग करना पड़ेगा। फिर प्लानिंग करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन मतलब उस पर आप लागू करेंगे, उसका चेकिंग करेंगे, मॉनिटर करेंगे, तब अपना जाके काम होगा। रिव्यू तथा इम्प्रूवमेंट करेंगे, ये सब यदि करेंगे तो अपना आराम से काम हो जाएगा इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम का। तो ये हो जाएगा यहाँ से। डिजास्टर मैनेजमेंट में तुम्हारे पास क्या आ जाता है, इस पे चलते हैं। अब डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है, ऐसा सिस्टम जो तुम्हारे पास डिजास्टर को मैनेज करता है, चाहे भूकंप आ गया, आंधी आ गया, तूफान, बाढ़, कुछ भी आ गया, मतलब तो कोई आपदा आ गई, अभी मान लेते तो किसी कॉलोनी में आपदा आ गई, बिल्डिंगें गिर गई, टूट के बहुत सारे लोग डैमेज हो गए, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है जो फार्मासिस्ट वहाँ मैनेजमेंट करने का, तो इसी को डिजास्टर मैनेजमेंट बोलते हैं। तो क्या लिखा, डिजास्टर इज ए अवेयरनेस एराइजिंग विद द लिटिल तथा नो वार्निंग, इसका कोई वार्निंग वगैरह नहीं आता। जैसे भूकंप आएगा तो वार्निंग देकर थोड़ी ना आएगा, डैमेज करके चला जाएगा। लिखा विच कॉजेज द सीरियस डिस्ट्रक्शन ऑफ डिस्टर्ब्स ऑफ लाइफ एंड परहैप्स डेथ इन इंजरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल, इसमें बहुत सारे लोग मर जाते हैं भाई, ठीक है। ये नेचर की देन है, वो अपने आप को बैलेंस करता भाई, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट में तुम्हारे पास डिजास्टर कॉजेज द वेरियस डिस्टर्ब ऑफ ह्यूमन मटेरियल, ठीक है, ह्यूमन मटेरियल। जैसे तुम्हारे पास इन्वायरमेंटल लॉस देर आर द एक्सेसिव एबिलिटी टू द अफेक्ट लिखा स्की टू द कप यूजिंग देयर ओन रिसोर्स, मतलब क्या करना पड़ेगा, डैमेज इस सोर्सेज के जरिए देखा जाए तो आपको ऐसे मैनेज करना कि सब कुछ आराम से मैनेज हो जाए, ह्यूमन एक्टिविटी पे कोई ज़्यादा कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक। बट यदि देखा जाए तो डिजास्टर में यानी जब डिजास्टर आता है तो ऐसा थोड़ी ना कि ह्यूमन एक्टिविटी को नहीं डैमेज करेगा, सबको डैमेज करता भाई, चाहे पेड़ पौधे, घर दुआर, वो नहीं पहचानता कि अच्छा ये बड़ के घर है छोट के घर, वो नहीं, सबको तोड़ना स्टार्ट कर देता है, ठीक। यानी टाइप ऑफ डिजास्टर देखा जाए तुम्हारे पास क्या होता है, कई, एक नेचुरल डिजास्टर होते हैं, एक मैन मेड डिजास्टर होते हैं। नेचुरल डिजास्टर में क्या क्या आते हैं, जो नेचर के द्वारा, जैसे साइक्लोन आ गया, टॉर्नाडो आ गया, यानी स्नो स्टॉर्म आ गया, फ्लूड मतलब बाढ़ आ गया, लैंडस्लाइड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया, वोल्केनो इरप्शन, तो ये सब चीज़ देखा जाए तो हमारे पास नेचुरल है, ठीक, मतलब जो नेचर के द्वारा, उसमें आप कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिखा, मैन मेड डिजास्टर, मतलब ऐसा डिजास्टर जो आदमियों के द्वारा बनाया गया है, ठीक, उसको क्या बोलते हैं, आदमियों के द्वारा बनाए नहीं गए, एक्चुअल में आदमियों की करतूत है, ठीक है, उसके कारण से हो सकता है। जैसे तुम्हारे पास सिविल डिस्टर्ब तो वार हो जाए, एक देश से दूसरे देश से वार हो जाए, अब एक देश दूसरे जब वार होगा तो ऐसा थोड़ी ना जाएंगे वो दूसरे सैनिक दो तमाचा मार के उस सैनिक को भागाएंगे, बमबारी होती है जिसमें बहुत सारी बिल्डिंगें, बहुत सारे आदमी, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, पेड़ पौधे, सबको नुकसान होता है। और याद रखना वार में, ठीक है, वार में तुम सोचो कितना भी कर लो दोनों पक्ष का नुकसान होता, क्योंकि अब बताओ तुम दो आदमी हो, मार कर रहे हो, ठीक है, दो आदमी हो, मार कर रहे हो, तो एक्चुअल में होगा क्या, तुम दो तमाचा उनको मारोगे, तुम दो तमाचा तुमको उसको वो मारेंगे, यही तो होता है, ठीक। तो इनके बीच में जो तुम्हारे पास काम हो रहा है तो दोनों को नुकसान होगा वार में। कन्वेंशनल वारफेयर मतलब बमबारी कर देंगे, ला भाई हाई बम ला, हाउ बम ला, ठीक है, तो उसमें बम मारेंगे तब भी दिक्कतें होंगी। न्यूक्लियर वारफेयर यानी क्या होगा, वारफेयर मतलब आप न्यूक्लियर फेंक दिए, न्यूक्लियर कहते हैं न्यूक्लियर बम फेंक दे, खत्म हो जाएगा, ऐसा बोलते, धमकी देते हैं, ठीक है। केमिकल वार होता है, केमिकल वार मतलब बहुत सारे केमिकल का प्रयोग किया जाएगा, आंसू गैस, ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। उसका ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या होगा, कहीं पर यात्रा जा रही है, ठीक है, यात्रा जा रही है, मान लेते बस ही पलट गया तो एक नहीं, दो चार नहीं, कई 100 आदमी डैमेज हो जाते हैं, डेथ के कगार पे चले जाते हैं, तो उसको डिजास्टर की तरह देखा जाता है। अब रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन डिजास्टर मैनेजमेंट, एक्चुअल में रोल क्या कैसे किसका होता है, तो सबसे पहले तुम्हारे पास रिसीविंग विक्टिम, मतलब हम साबूत को क्या कर देंगे, इकट्ठा करेंगे, ठीक। उसके बाद रिस्पॉन्ड टू डिजास्टर इन इमरजेंसी, तुरंत रिस्पॉन्स करेंगे, इमरजेंसी केस में भागते हुए जाएंगे। डायरेक्ट लाइक द सेविंग रोल, मतलब क्या करेंगे, आप ये नहीं सोचेंगे कि धर्म जात केस है, ये सब कुछ नहीं, आपको बचाना है लोगों को,
टू प्रोटेक्ट, ठीक है, टू प्रोटेक्ट हेल्थ यानी पब्लिक हेल्थ, ठीक है, पब्लिक सिस्टम और पब्लिक हेल्थ को मैनेज करना, कैपेसिटी टू मतलब सबसे पहले प्रोटेक्ट पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक सेफ्टी बहुत जरूरी पहले है, ठीक है, आपको सेफ्टी करना जिससे हमारे पास बच जाए। अब देखिए एक्सीडेंट में जितने लोग होते हैं एक्चुअल में, तो सोचो मरते हैं जो, तो सोचो एक्सीडेंट से मर जाते हैं, नहीं उनकी ब्लीडिंग तगड़ा हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, आदमी की डेथ हो जाती है, ठीक है। कैपेसिटी टू रिकवर मतलब ऐसी कैपेसिटी होनी चाहिए जो जल्दी जल्दी रिकवर कर सके, जितना हो सके आपके पास कैपेसिटी सब पे आप झोंक दीजिए उतने टाइम, ठीक है, ये हो गया। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया, पूरी तरह से कर दिया डिजास्टर मैनेजमेंट, मतलब A to Z सब कुछ को क्या कर दिया, अच्छे तरीके से कवर कर दिया। अब यदि कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, सर हिंदी इंग्लिश में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कितनी बार बताता है, या तब भी लोग उसी कमेंट में पूछते हैं भाई, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो भाई बताइए, कोई भी डाउट हो, यदि आप इन्वायरमेंटल एजुकेशन डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है सर। पेपर कैसे लिखना है, क्या लिखना है, सब कुछ आपको बता दिया गया यहाँ से। अब इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम क्या कर दिए, नंबर मेंशन कर दिए, ठीक, उस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, आपको PDF आराम से दे दिया जाएगा। 2 साल का पेपर अच्छे तरह एनालिसिस कर लेंगे, आपका बल्ले बल्ले हो जाएगा, ठीक। तो कोई डाउट हो तो बोलिए भाई। नहीं डाउट है, चलिए हम क्या कर देते हैं, लेक्चर की इवनिंग करते हैं, यदि डाउट हो तो बोलिए सन 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 सन। चलिए कोई टेंशन नहीं, आज के लिए बस इतना ही। आपका इसका हिंदी और इंग्लिश वर्जन शाम को आएगा, ठीक है, इसका हिंदी वर्जन, ठीक है, हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स जो करके आया जाता है शाम का, इसका दोनों का 2023 और 2024 दोनों का लेक्चर का आएगा, ठीक। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।